गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम आकांक्षा है। एज यूजुअल जैसे हम लोगों से रोज बातें हो रही हैं और हम लगातार टेस्ट सीरीज में आगे बढ़ते जा रहे हैं और मैं बार बार आप लोगों से बोल रही हूँ कि आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। आज से आपकी परीक्षा के सिर्फ 29 डेज बाकी हैं और आप जितने मॉक टेस्ट करते जाएंगे वो आपके लिए बेनिफिट होता जाएगा। बिकॉज परीक्षा की एक ही तैयारी है प्रीलिम्स की कि आप एमसीक्यू सॉल्व करते जाइए। और मैं सारे बच्चों को सजेशंस देती हूँ कि 69 बैच प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज आस्था आईएएस ने ज्वाइन करा रखी है, स्टार्ट कर रखी है, बहुत रीजनेबल प्राइस में है। तो मेरा सजेशन हर रोज की तरह यही है कि प्लीज इसे ज्वाइन कर लें। बिकॉज जो टेस्ट रूम का माहौल है वो एग्जाम हॉल जैसा है। आप हो सकता है घर में प्रैक्टिस पेपर लेके सॉल्व कर रहे होगे बट वो उतना इफेक्टिव मुझे लगता है कि नहीं होगा। मैं अक्सर पढ़ाते वक्त भी बोलती हूँ और इस वक्त भी बोलती हूँ कि प्रिपरेशन के दौरान मैंने जो कुछ सीखा है मैं आप लोग को देने की पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोग को वो चीज़ पहुंचे। और डोंट पॉइंट आउट दिस थिंग कि इनका नहीं हुआ तो क्या बता रही है, और यू नो दैट कि सारी चीज़ें पता होती हैं जो उस दौर से गुजरता है। ठीक है, तो आइडिया है उन चीज़ों का, इसलिए बार बार आप लोग को बोलती हूँ कि प्लीज़ टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए फटाफट एकदम एक सीरीज में दौड़ते हुए निकलते हैं क्योंकि अब धीमे चलने का समय हो चुका है समाप्त। तो दौड़ने का समय आ चुका है, तो चलिए अपनी दौड़ लगाते हुए आज की टेस्ट सीरीज को शुरू करते हैं। अब आपकी कंबाइंड फॉर्म की टेस्ट सीरीज आने लगी है, तो अब फटाफट अपने 150 क्वेश्चंस को एक निगाह से वन आउट करके देखते हैं। तो हमारी पहला क्वेश्चन है कि कौन सा भारत शासन अधिनियम 1919 की मुख्य विशेषताएं नहीं थी। 1907 में क्या आया था, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार आया था। तो उसकी विशेषता में उन्होंने क्या क्या चीजें दी थी कि भारत में प्रांतों में दैव शासन, हाँ प्रांतों पर केंद्रीय नियंत्रण में ढील, ठीक है, केंद्र में दैव शासन, केंद्र में आपके द्वैध शासन नहीं था, बाइनरी सिस्टम नहीं था। बिकॉज कब होया, 1935। तो यही पूछा कि कौन सी विशेषता नहीं थी, यही। तो तीन कौन सी विशेषताएं थी, प्रांतों में दैव शासन, प्रांतों पर केंद्र नियंत्रण में ढील, भारतीय विधायकों को अधिक प्रतिनिधि बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, संविधान सभा की समितियों में कौन सी समिति जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता थी। संचालन समिति किसकी थी, राजेंद्र प्रसाद जी की थी। संघ शक्ति जवाहरलाल नेहरू जी की थी। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति किसकी थी, सरदार पटेल जी की थी, और ये राजेंद्र प्रसाद जी की थी। मैं जब भी आपको टेस्ट सॉल्व करा रही हूं तो मेरा पूरा प्रयास ये है कि मैं आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देती जाऊं ताकि आपको आंसर समझ में आता जाए। ठीक है, ये दोनों आपकी सरदार पटेल जी की थी। नेक्स्ट प्रश्न, अनुसूची तथा उनके विषय से संबंधित असत्य। आपको जब भी मैंने पॉलिटी का टेस्ट करवाया था मैंने आपको 12 अनुसूची के विषय में बताया था। पहले शुरुआत में जब हमारा बना था संविधान तब 8 थी, ठीक है, तब 8 थी, वर्तमान में 12 है, भाग 22, वर्तमान में 25 पार्ट। ठीक है, अब आती है बात की तीसरी अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों का पद ग्रहण करती है। ठीक है, 7वीं अनुसूची में शक्तियों का पढ़ते ही हम लोग सेंट्रल की लिस्ट, स्टेट की लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, संवर्ती सूची जिसे कहते हैं। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, अब बात आती है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची आपका प्रथम संविधान संशोधन है जो कि भूमि से रिलेटेड है। ठीक है, और दल बदल आपका किसवें है, 10वां आपका अनुसूची है। 11वीं आपकी क्या है, ग्राम पंचायत। 12वीं है नगर महापालिका। ठीक है, तो कौन सा असत्य है, 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन भूमि से रिलेटेड बात हुई है, दल बदल 10वां आपका है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना। अगर थोड़ा सा आपको समझना हो तो जो आपका मौलिक कर्तव्य है, जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, वो क्या होनी चाहिए कि आप पर्यावरण की रक्षा कर रहे हो, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा कर रहे हो, आप राष्ट्रगान की रक्षा कर रहे हो। जो राष्ट्रीय महत्व में स्मारकों की रक्षा करना है वो है आपका आर्टिकल 48, नीति निदेशक तत्व। ठीक है, डीपीएसपी। तो ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये क्या है, डीपीएसपी।
अब आता है, अच्छा मौलिक कर्तव्यों की बात हुई है तो चलो एक क्वेश्चन हम तुमको छोड़ते हैं, बाकी हम बताते हैं कि मौलिक कर्तव्य आपके 4 के ए में है। वर्तमान में स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इनको जोड़ा गया था, वर्तमान में 11 है, और जो 11वां है वो आपका 6 to 14 ईयर से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो शिक्षा निःशुल्क दी गई है, कौन सा संविधान संशोधन है, 86, उसको जोड़ा गया है, पहले 10 थे। ठीक है, अब स्वर्ण सिंह कमेटी में कौन सा संविधान संशोधन था, 44 था। तो आपके लिए प्रश्न है कि किस सन में जोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि यदि कोई बच्चा 12 वर्षीय बच्चा अपनी इच्छा के बिना कारखाने में काम कर रहा है तो किस अनुच्छेद में है। मैं याद करने का बहुत अच्छा आपको आर्टिकल बताती हूँ कि C फॉर चाइल्ड एंड 24 का कॉम्बिनेशन है 24 और चाइल्ड, तो बस 23 और 24 आपका क्या है, बलात् श्रम है। 23 की आपसे कोई पावर मतलब जैसे कि बंधा मजदूरों की बात वगैरह होती है तो आप फोर्सफुली कार्य नहीं करा सकते। 24 में बच्चों की बात होती है। 14-15 आपका समानता का है। 17-18, 17 में आपकी बात होती है कि भैया क्या अस्पृश्यता, अनटचबिलिटी, 18 उपाधियों का अंत, और 29-30 अल्पसंख्यकों के हितों से संरक्षण की बातें होती हैं। अब आता है निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रम अनुसार संविधान में उल्लेखित कीजिए। अच्छा आपसे पूछा, से मैंने पहले बता दिया कि 22 भाग, 395 आर्टिकल, और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, पर तब कितनी थी, 8 स्केड्यूल्स। तो संघ तथा कार्य क्षेत्र भाग प्रथम, नागरिकता भाग 2, मौलिक कर्तव्य मैंने आपको अभी बताया 4 का ए, राज्य का नीति निदेशक तत्व भाग 4, तो भाग 3 क्या है, मूल अधिकार है आपका। अगर भाग 3 की भी यही बात कर ले तो मूल अधिकार, मूल अधिकार कहां से लिया गया है, मूल अधिकार लिया गया है अमेरिका से, नीति निर्देशक तत्व लिया गया है आयरलैंड से, और मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है, रशिया से। देखिए मैं आपको लगातार चीजों के साथ जोड़ने का प्रयास कर रही हूं कि आपको समझ में आता रहे। यूएसए, ठीक है। नेक्स्ट, तो अब इसमें क्या होगा, मैंने हाँ अच्छा इसमें तो आपको क्रम मिलाना है ना, मैंने आपको बता दिया है सारी चीजें। तो ये है आपका प्रथम, ठीक, ये है द्वितीय भाग, ये है फोर्थ, और ये है फोर्थ का ए। तो चलिए क्रम में लगाते हैं 1, 3, 4 और 2। तो 1, 3, 4, 2। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित प्रावधान के संबंध में सही विकल्प है, इन्हें उच्च न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। जैसे मैंने कहा कि डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है, अभी आपको बताया है नीति निर्देशक भाग 4 का पार्ट है। देखिए इसे न्यायालय नहीं लागू करेगा, ये उदारवाद की या आपकी जो आपकी समाजवादी अवधारणा है, गांधीवादी अवधारणा है, लोक हित के कल्याण की बात है, तो इसमें उच्चतम न्यायालय से क्यों लागू करेगा, ये तो नैतिक दायित्व जैसा है ना। तो ये आपका असत्य है कि इन्हें किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में कौन से कथन गलत हैं। सभी मंत्री परिषद प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त की जाती है। आपकी पहली लाइन ही गलत हो गई। मंत्री परिषद प्रधानमंत्री के द्वारा तो नियुक्त होती है, परंतु राष्ट्रपति की सलाह पर होती है। किसकी सलाह पर होती है, राष्ट्रपति की सलाह पर होती है। ठीक है, सलाह पर। और प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। ये आपका अरे सलाह, ठीक है, तो यही आपका गलत है। तो बाकी 3 सही है, उनको भी देखते हैं कि यह कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रमुख होते हैं, बिल्कुल सही। यह उसकी मृत्यु स्वतः मंत्रिपरिषद का विक्टिम आता है। आपने सुना ही ये लाइन कि लोकसभा किसके प्रति उत्तरदायी होती है, सरकार के प्रति उत्तरदायी होती है, जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, सरकार के प्रति उत्तरदायी होती है। वह भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपता है। चलिए ठीक है, तो पहला ही उत्तर सही है, बाकी के 3 आपके सही हैं। पहला उत्तर आपका गलत था तो उसको मैंने सही करके बता दिया कि प्रधानमंत्री की द्वारा नियुक्ति की जाती है, पर इस पे राष्ट्रपति की सलाह पर। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है। उनकी नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। देखिए सेशन जज की बात हो रही है, जिला न्यायाधीश जो डिस्ट्रिक्ट जज है उसकी बात हो रही है। जैसे हम लोग 3 फॉर्म देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट,
ठीक है। और हाई कोर्ट के नीचे कौन से काम करते हैं? जो आपके डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, सेशन जज होते हैं, ये अलग अलग मामलों को देखते हैं। एक दीवानी का मामला देखता है, एक फौजदारी का मामला देखता है, ठीक है, सिविल और ये वाले जो मामले होते हैं आपके। अब बात करते हैं कि उनकी नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायमूर्ति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? नहीं, क्योंकि ये स्टेट का मामला है। तो क्या होगा? उनकी नियुक्ति से संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, ये उत्तर आपका सही है। न्यायिक सक्रियता, न्यायिक सक्रियता की बात यूएसए ने की थी। कब की थी? 1970 में की थी। उसका सीधा मतलब ये है कि जो व्यक्ति हैं उनको बेनिफिट होना चाहिए, उनको हित होना चाहिए, उनका लाभ होना चाहिए। तो क्या क्या चीजें हैं जो इसमें प्रभाव डालती हैं केंद्र राज्य संबंध में? सही है। न्यायपालिका में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। न्यायपालिका में जो जुडिशरी रिव्यू हमने कहां से लिया है? यूएसए से ही लिया है। जुडिशरी रिव्यू या हिंदी में कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, कहां से लिया गया है? यूएसए से ही लिया गया है। न्यायपालिका में जो पारदर्शिता है, सार्वजनिक हित, बिल्कुल लोक कल्याणकारी राज्य है। विधायिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का पृथक्करण इसी पर कैसा प्रभाव डालती है? प्रतिकूल प्रभाव डालती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जिला परिषद को कौन भंग करता है? जैसे हम लोगों के यहाँ जो सिस्टम है 3 तरह से काम करता है। क्या? सेंटर, स्टेट, और स्टेट से नीचे लोकल बॉडीज कह सकते हैं, नॉट विलेज। ठीक है, लोकल बॉडीज। तो जब बात कर रहे हैं जिला पंचायत अध्यक्ष, राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार, पंचायत समिति के अध्यक्ष, अब जिला परिषद की बात हो रही है तो किसके अंतर्गत आ रहा है? लोकल बॉडीज के अंतर्गत आ रहा है। तो जब लोकल बॉडीज के अंतर्गत आ रहा है तो लोकल बॉडीज किसके अंतर्गत आ रही है? स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आ रही है। मैंने आपको सीधे दिखा दिया, राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। अब आता है वेतन। मैं तो जब भी राष्ट्रपति महोदय का वेतन देखती हूँ तो मुझे लगता है कि आपको पता है कि राष्ट्रपति के लिए महामहिम शब्द प्रयोग होता है ना। तो जब भी मैं उनका वेतन देखती हूँ तो मुझे लगता है कि एक तो इतना बड़ा पद, इतनी अच्छी सुविधा, काश मेरा भी कभी ऐसा होता कि मैं राष्ट्रपति के पद पे बैठती। इच्छा है, बाकी तो जो होना है सो होना है। राष्ट्रपति जी का 5 लाख रुपए, बिल्कुल ठीक है। राज्यपाल महोदय 3.5 लाख रुपए, बिल्कुल ठीक है। उपराष्ट्रपति जी 4 लाख, ठीक है। वेतन भत्ते की बात हमारे आर्टिकल्स में की गई है इनके। अब आती है बात मुख्य न्यायाधीश, जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। आपको पता है कि टोटल 34 है, 33 + 1, जो 1 है आपकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, उनकी सैलरी है 2.80 2.80, यानी कि 2,80,000। ठीक है, 2.55 नहीं है, मतलब कि 2.5 लाख नहीं है, 2,80,000 है। तो यही आपका गलत है। ये बाकी लोगों की है जो आपके अदर जजेस हैं, पर जो CJI है, मुख्य न्यायाधीश है, उनकी क्या है? 2,80,000। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसे कानून के शासन की मुख्य विशेषताएं नहीं मानी गई? कार्यपालिका की शक्तियों पर सीमा, कानून की विशेषता है कार्यपालिका की शक्ति की सीमा। कानून के समक्ष आपकी जो समानता है वो भी है। सरकार के प्रति लोगों का उत्तरदायित्व, अभी मैंने आप लोग को एक लाइन बताई थी, ठीक है, कि सरकार के प्रति लोगों का उत्तरदायित्व होता है कि नहीं होता है। मैंने एक लाइन बोली थी कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं मंत्रिपरिषद, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा सरकार के प्रति लोगों का उत्तरदायित्व, लोगों का उत्तरदायित्व कि सरकार का उत्तरदायित्व होगा, बस शब्द पकड़ना है। भाई लोगों का क्या उत्तरदायित्व सरकार के प्रति, क्योंकि यहाँ बात कानून की हो रही है तो सरकार का उत्तरदायित्व की बात होनी चाहिए, शासन की बात होनी चाहिए, जुडिशरी सिस्टम की बात होनी चाहिए, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। अब आता है कि विभिन्न संवैधानिक पद अधिकारियों के कार्यकाल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? राज्यपाल सामान्यतः 5 वर्ष के लिए होते हैं, पर समय के अनुसार इन्हें बदला भी जा सकता है, हटाया जा सकता है। ठीक है, सीधे राष्ट्रपति महोदय हटाते हैं। कैग, जिनको हम क्या कहते हैं? कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल। ठीक है, अब बात आती है कि इन्हें 6 वर्ष और 65 वर्ष, मतलब जो पहले पूरा हो जाए, चाहे इनका 6 वर्ष पूरा हो जाए, चाहे 65 वर्ष की आयु, जो पहले पूरा हो जाए, ये उनका कार्यकाल हद करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इनका 65 वर्ष, जैसा कि आप देख रहे हैं। वर्तमान में मिस्टर श्री DY चंद्रचूड़ है। जब इनका 65 ईयर्स कंप्लीट होगा उनके बाद कोई नया आ जाएगा। ठीक है,
अब बात करते हैं यूपीएससी के चेयरमैन, 6 इयर्स। ठीक है, जैसे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के 65 है, हाई कोर्ट के 62 है, कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो हाई कोर्ट के जो जज हैं उनका 62, सुप्रीम कोर्ट के 65 और यूपीएससी के चेयरमैन का 6 वर्ष। टोटल 10 मेंबर्स होते हैं, 10 मेंबर होते हैं। ठीक है, तो आप लोग को पता है कि वर्तमान में यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन है? करंट की क्लास में मैंने पढ़ाया है आप लोगों को। निसार उपग्रह के संदर्भ में सही कथन। निसार जैसे कि स्पेलिंग ही क्लियर कर रही है, NIS, सॉरी, ठीक है। ये नासा और इसरो की संयुक्त प्रयास से बना है, बिल्कुल ठीक। निम्न भू कक्षा में स्थापित किया जा रहा है, बिल्कुल ठीक। पृथ्वी के व्यवस्थायिक तंत्र या पारिस्थितिक तंत्र, हिम, द्रव्यमान आदि के परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए स्थानीय, समसामयिक या सतत डेटा प्रदान करता है। इसके तीनों ही जो स्टेटमेंट है एकदम सही है। चंद्रयान 3 के बारे में असत्य है। जब करंट अफेयर्स पढ़ाया है मैंने तो आपको डिटेल्ड फॉर्म में मुंह से ही बताया है और आगे आने वाले समय में डिक्टेट करके लिखवा भी दूंगी। ठीक है, तो चंद्रयान 3 के बारे में सबसे पहली बात कि इसे कब लॉन्च किया गया था? क्या आप लोग को डेट याद है कब लॉन्च किया गया था? किसी बच्चे को नहीं याद है? जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं इतना तो बताती ही जाती हूँ ना, इतना तो एटलीस्ट पता ही होना चाहिए। 14 जुलाई 2023 और अभी पहुंचा है 23 अगस्त, ये तो सबको पता होगा। लैंडिंग हुई है, प्रज्ञान रोवर्स के लैंडर्स हैं। ठीक है, चंद्रमा के अच्छा, GSLV-M2 से भेजा गया है। ठीक है, चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर भेजा गया है। इतना हल्ला हो रहा है, साउथ पोल पर पहला। ठीक है, यही आपका गलत है। और भारत चौथा देश बन चुका है चंद्र पे जाने वाला। तो चलो बताओ कि पहले के 3 देश कौन है? ठीक है, मून रोवर प्रज्ञान है, श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण किया गया है। डेट है जब छोड़ा गया था 14 जुलाई 2023, जब पहुंचा है 23 अगस्त 2023। ब्लॉकचेन तकनीकी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? थोड़ा ब्लॉकचेन के बारे में आपको बता देते हैं। ब्लॉकचेन टेक्निक जैसे क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप लोग जानते हो ना, उसी से मिलती जुलती है, पर क्रिप्टो करेंसी से आप लोग बहुत जुड़ चुके हो तो उसके बारे में आपको नॉलेज मिल चुका है। ब्लॉकचेन का काम है कि किसी कंप्यूटर सिस्टम में आपके डेटा को प्राइवेट रूप में रखा जा सके। उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है केवाईसी, आप लोग यूज करते हैं तो आप लोग समझ जाएंगे। इसमें किसी भी सिंगल हैंडलिंग की आवश्यकता नहीं, सारा काम मशीन अपडेट करती, सारा डेटा वही देखती है। चल अब देखते हैं। एक खाता वही के समान रिकॉर्ड्स जो प्राइवेट से जोड़ने का कार्य करता है। हाँ ठीक है, बढ़ती जाती है। जैसे एक दुकानदार अपना रजिस्टर मेंटेन करता है, वैसे ये लोग अपना मशीन में डाटा इंटरप्रेट करते जाते हैं, रखते जाते हैं। इसके तहत संपूर्ण डेटाबेस की प्रतियां नेटवर्क से जुड़े कई कंप्यूटरों पर संग्रहित है, मिनटों और सेकंड में प्राप्त करते हैं। आप जाइए बैंक में, बोल दीजिए कि मैम हमारा स्टेटमेंट निकालिए, फट 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 डालेंगे, आपका डिटेल पूछेंगे, निकाल देंगी। ठीक है, डेटाबेस संग्रहित रिकॉर्ड्स प्रासंगिक हितधारकों के लिए अदृश्यमान है। नहीं भाई, बिल्कुल दृश्यमान है, दिखता है, दिखाया जाता है। ठीक है, यही गलत है। अत्यधिक सुरक्षित और अपरिवर्तनीय है। हाँ, आपके डेटा को मुश्किल है कि कोई हैक कर ले। जैसे आपके आधार कार्ड लिंक है उनकी बेसिक, मतलब जनरली ऐसा नहीं होता कि कोई हैक कर ले। ठीक है, चल। गगनयान जिसमें रोबोट भेजा गया है, व्योम मित्र आंख बंद करके लगाइए। क्यों? तो चंद्रमा का नाम व्योम है भाई, कुछ चीजें टेक्निकल शब्द है, उनको ध्यान रखिए। थ्री पैरेंट बेबी, थ्री पेरेंट से नाम ही क्लियर हो रहा है कि 3 लोगों की बात हो रही है ना? मदर, फादर, कोई एक एक्सटर्नल डोनर, मे बी शी इज मेल एंड फीमेल, कोई भी हो सकता है, 3 लोग चाहिए। हो सकता है महिला में थोड़ी कमी हो सकता है पुरुष में थोड़ी कमी हो, तो जिसकी जैसी आवश्यकता है। दूसरी चीज, लोग आजकल डिजाइनर बेबी का प्रयोग कर रहे हैं शब्द का, तो उसका मतलब क्या है कि अपने हिसाब से ट्रेड्स का या गुणों का अपने बच्चों में संचालन करना या डालना या प्रभा कराना। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट प्रक्रिया की सहायता से शिशु का जन्म होता है, बिल्कुल ठीक। माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन में इनविट्रो, इनविट्रो का मतलब बाहर की ओर, इन विवो मतलब अंदर की ओर, 2 शब्द है ना, इन इन विट्रो एंड इन विवो। बाहर की ओर, बाहर की ओर निकाल के फर्टिलाइज करते हैं, इन विवो अंदर ही करते हैं गर्भ के। ठीक है,
गर्भधारण हेतु उपयोग की जाने वाली तकनीक है, बिल्कुल सही। इसमें माता पिता की जेनेटिक मटेरियल और एक डोनर का माइटोकॉन्ड्रियल मटेरियल बता ही दिया है मैंने आपको कि अलग से क्या था। हाल ही में अमेरिका ने 3 बेबी को जन्म दिया। नहीं, किसने दिया? यूके ने दिया, यूनाइटेड किंगडम में। जैव अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई पहल कौन सा नहीं है? सरकार लगातार जैव ईंधन ईंधन पर बात कर रही है। मैं आप लोग को अक्सर बोलती हूँ कि बायोफ्यूल, ग्रीनरी, ये सब चीजों की सरकार परेशान है। इसका एक रीजन है बढ़ता हुआ ग्लोबल वार्मिंग, बढ़ती हुई। आप सोचिए जिस तरह से दिल्ली में बाढ़ आई, कहते हैं लोग 1960, किस चीज का प्रभाव है? हिमाचल पूरा तबाह हो रहा है, सब ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है। का प्रभाव है, इतनी गाड़ियों से डीजल के धुएं निकल रहे हैं, का प्रभाव है। तो सरकार ने क्या बोला कि बायोफ्यूल यूज करो। इसके पहले मैंने आपको पहले पेपर में E20 पढ़ाया था, एथेनॉल 20। 80% आपका क्या होगा? पेट्रोल होगा, 20% एथेनॉल। इसमें भी है बायो इकोनॉमिक्स पर राष्ट्रीय मिशन, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी पे लगातार बातचीत हो रही है, लगातार आपको ये 3 वगैरह सब बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है बेटा। तो अब राष्ट्रीय क्वांटम मिशन ये अलग से है, कंप्यूटर्स वगैरह पे काम करने के लिए बनाया जा रहा है। क्वांटम मतलब बहुत छोटे माइनूट चीजों पे काम करने से मतलब किसी जिसको फास्ट काम करना है, किसी को बहुत छोटा वाले काम करना है, ठीक, उसके लिए उपयोग करना है। अब आता है विभिन्न चिकित्सक जांच उपकरणों में, ये तो मैंने लगाया। अच्छा एक सेकंड भाई। विभिन्न चिकित्सीय जांच उपकरणों में हड्डी टूट की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है। कभी ना कभी आपकी या आपके इर्द गिर्द किसी ना किसी की तो हड्डी टूटी होगी, तो लोग क्या बोलते हैं? अरे भैया जाओ एक्सरे करा लो, पता चले कि क्या हुआ है, क्यों स्वेलिंग है। तो बस सिंपल सा एक्सरे। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी प्रोफेसर ने, ठीक है। गामा स्कैन, गामा का प्रयोग उनके ट्रीटमेंट्स के लिए किया जाता है। सीटी स्कैन ब्रेन के लिए होता है। एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, फुल बॉडी टेस्टिंग के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। इसमें भी एक्चुअली जो बेसिक होती है ना वो एक्सरेज ही होती है। एमआरआई की जो बेसिक है वो एक्सरेज ही है। अब आता है आपका नेक्स्ट प्रश्न, ट्रांस फैट के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यह असंतृप्त एसिड है, अनसैचुरेटेड एसिड है, ठीक है, या तो प्राकृतिक या औद्योगिक, या इसका जो नेचुरल और इंडस्ट्रियल सोर्स दोनों ही हो सकता है। प्राकृतिक स्रोत के रूप में यह मांग करने वाले जानवरों से प्राप्त होता है, ठीक है, जो मांस खाते हैं उन जानवरों से प्राप्त होता है। तो मैं आपको यही एक चीज बताती हूँ कि गाय, भेड़, बकरी इनसे प्राप्त होता है। तो क्या ये मांस खाने वाले जानवर है? बस यही आपका गलत है। ट्रांस फैट से दिल का दौरा पड़ता है, जो आपका जो एलजीएल है, लाइपोप्रोटीन है, उसको बहुत लो कर देता है, जिससे आपकी बॉडी में क्या होता है? हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं। जो पैक्ड फूड और प्रोसेस्ड फूड का इतना खाने का जो प्रचलन है ना, और आप सुन रहे हो कि कोई व्यक्ति जिम में दौड़ रहा है और दौड़ते दौड़ते नीचे गिरा और सीधे ऊपर चला गया। मैं अक्सर क्लास में हंस के कहती हूँ इस बात को कि लोग गिरते नीचे हैं पर जाते ऊपर है, बट एक्चुअली ऐसा क्यों है? खान पान, लाइफ स्टाइल, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ट्रांस फैट का एक इंपॉर्टेंट रोल है उसमें। ट्रांस फैट से निजात पाने के लिए WHO ने रिप्लेस शुरू की है, ठीक है। तो गलत क्या है? जो आपके प्राकृतिक सोर्स है ये मांस खाने वाले वस्तुओं से प्राप्त नहीं हो रहे हैं, ये भेड़, बकरी और गाय से प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। चिकित्सा स्थितियों में निदान करने के लिए एमआरआई, अभी बात हुई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, तकनीकी का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो चुंबकीय तरंग, रेडियो तरंग, गामा किरणें, या फिर एक्स रेज। मैंने थोड़ा अभी एक चीज गड़बड़ बोल दी थी, मैं उसको सही करती हूँ। मैंने आपको बोल दिया था कि एमआरआई में भी एक्सरेज का प्रयोग होता है। सॉरी, मुझे बोलना था कि एमआरआई में एक्सरेज का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, वो मेरी गलती से निकल गया मेरे मुंह से। अच्छा हुआ क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो किसका उपयोग नहीं हो रहा है? एक्सरेज का उपयोग नहीं हो रहा है। टीबी, टीबी एक बैक्टीरियल डिजीज है। कैसी डिजीज है? बैक्टीरियल डिजीज है। बैक्टीरियल डिजीज है। माइका बैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस। टीबी का फुल फॉर्म क्या है? ट्यूबरकुलोसिस। कौन से बैक्टीरिया से होती है? माइकोनियम बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस।
टीबी के पंजीकरण में 56% का सुधार हुआ है, ठीक है। भारत के 722 जिलों में लघु टीबी निवारण उपचार का विस्तार किया जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। सबसे अधिक मामले दिल्ली में और सबसे कम मामले केरल में आए हैं। देखिए, जैसे मैं अक्सर बोलती थी कि जो कोविड के फैलने का कंसिस्टेंसी है ना, कि स्प्लिट से फैल रहा है, खांसी से फैल रहा है, छींक से फैल रहा है, टीवी है। वैसे ही टीवी स्प्रेड आउट होता है। मास्क लगाने का ये फायदा था कि जो टीवी की कंटीजेंसी थी, फैलने का जो प्रॉब्लम था, थोड़ा कम हो रहा था, स्प्रेड आउट कम हो रहा था। भारत ने क्या रखा है, 2025 तक भारत को टीवी मुक्त होना है, ठीक है। वर्ष 2022 में मल्टी ड्रग थेरेपी, टीबी में कमी देखी गई है, वृद्धि देखी गई है, कमी नहीं देखी गई है। टीवी के लिए प्रॉपरली एक तरीका है, डॉट्स। क्या है डॉट्स? एक दिन मैंने क्लास में आप लोग से बात भी की थी। डॉट्स का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टली ऑब्जर्वेंट ट्रीटमेंट। डायरेक्टली आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक्चुअली बहुत लंबा ट्रीटमेंट चलता है, 9 मंथ का ट्रीटमेंट होता है ना इसमें, और इसका बैक्टीरियल डिजीज है तो 9 मंथ तक इसको ब्रेकआउट करना है, वरना दोबारा से टीबी आपको हो जाएगी, और जो दोबारा की टीबी होती है वो बहुत खतरनाक होती है। बीसीजी का टीका टीबी के लिए है, जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है, ठीक है। कोविशील्ड कोरोना के लिए है, डीपीटी। इन्होंने पूरा नाम नहीं रखा है, बताया है डिप्थीरिया टिटनेस परटुसिस। ठीक है, ये जो आपकी काली खांसी है उसे कहते हैं परटुसिस। आईपीवी, आईपीवी 1 पोलियो की दवा है, ठीक है, पोलियो का टीका है ये। किससे होता है पोलियो? मैंने शायद एक दिन बाद में आप लोग को बताया था कि पोलियो भारत मुक्त हो चुका है 27 मार्च को। भारत 2017 में पोलियो मुक्त हो चुका है। मैंने ये चीज बताई थी आप लोगों को क्लास में एक दिन। तो पोलियो का जरा मुझे बैक्टीरिया या वायरस, खैर मैं आपको यहाँ क्लियर करती हूँ, पोलियो वायरस से होता है, ठीक है। तो चलो देख के बताना। हेपेटाइटिस बी का टीका क्या है? HBV। तो ये आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम से संबंधित है? तो पहली बात, न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो क्या है कि जो विपरीत दिशा के बल है एक दूसरे बराबर फोर्स से काम करते हैं। अगर मैं आपको धक्का दूंगी तो मैं भी पीछे पलट के जाऊंगी और आप तो जाएंगे ही। जितना फोर्स लग रहा है उसके रिवर्स में फोर्स वापस आता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे बचपन में हम लोग पढ़ते थे ना कि बंदूक से कोई गोली मार रहा है तो बंदूक हमको पीछे की ओर धक्का देती है, गोली आगे की ओर की फोर्स से निकलती है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है रॉकेट का आगे बढ़ना। आप देखते हैं जब भी रॉकेट उड़ता है तो उसके नीचे जो है अग्नि का फोर्स होता है वो नीचे की ओर धकेलता है, और जो उसका फोर्स होता है उसको, अग्नि का जो फोर्स था वो उसको ऊपर की ओर धकेलता है, ठीक है। गेंद का कैच करना, रुकी हुई कार के अचानक चलने का, जड़त्व का नियम है या पहला नियम है, वो क्या कहता है कि जब जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल है, कंबल है, आपने से पकड़ा है और आप उसको डंडे से मार रहे हो, उसकी गंदगी झाड़ रहे हो, तो एक भी स्टेबल है, दूसरी उस पर वार कर रही है, उसको मूव करा रही है, तो जो भी उसकी गंदगी है झड़ जाएगी। तो यही है कि जैसे कार रुकती है तो लोग झुक जाते हैं ना आगे से, उसका एग्जाम्पल है। किसी बाह्य वस्तु पर बाह्य बल आरोपित ना होना, यानी प्रथम नहीं है, बाह्य बल आरोपित किया जा रहा है प्रथम में। नेक्स्ट है, अब आपसे पूछा गया कि कौन कौन सा सुमेलित नहीं है, तो माइक्रो प्रोसेसर जो सॉरी माइक्रो प्रोसेसर है आपका ME12। पहले ही मैं आपको नाम बता दे रही हूँ कि पहला नाम गलत है, इनको याद कर लीजिएगा। ME12 मैन, ठीक है। प्रेशर कुकर डैनिश पोपिन। प्रेशर कुकर कौन है? डेनिस है। प्रिंटिंग आपका टेलीग्राफ डेविड है। स्कूटर जी ब्राडसा है। तो किसने किसने इसका निर्माण किस चीज का किया है? क्या आविष्कारकों के नाम है? तो पहला आपका सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन ये है कि जब भी कोई आपकी गैस निकल रही है या जो जैसे कोई भी चीज माध्यम में चल रही है तो माध्यम में क्या आ जाए, धूल के कण आ जाए, उसके कण आ जाए, तो स्कैटर्ड फॉर्म में बिखर जाने वाली चीजें आती हैं, ठीक है। विवर्तन क्या? अपनी दिशा को बदल देना। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एक्सरे,
और मृग मरीचिका। प्रकाश का अपवर्तन क्या है कि जब भी आप किसी माध्यम को बदलते हो तो थोड़ी सी जो आपकी किरण है आपतित हो जाती है, तो प्रकाश का अपवर्तन ही एग्जाम्पल है कुछ मिनट सूर्य का पूर्व ही दिखाई देना। अगर सूर्योदय हो रहा है तो भी और सूर्यास्त हो रहा है तो भी लाल जो दिखता है वो भी इसका यही कारण है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। जब बहुत ज्यादा वेपराइजेशन हो रहा होगा भाई, अब जब हवा बहुत तेज चल रही है तो वेपराइजेशन तो तेज होगा ना, तो क्या होगा, ओस नहीं बनेगी। एक शुष्क सेल में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा इलेक्ट्रोलाइट की तरह है जो यूज किया जाएगा? तो आपका पहला ही उत्तर है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। एक आपका पार्ट एनोड से है और दूसरा कैथोड से जुड़ा होता है जो इलेक्ट्रोलाइट की तरह कार्य करता है। नदी से निकलकर समुद्र में प्रवेश करते ही जहाज कुछ ऊपर उठ जाता है। निम्नलिखित में से इसका क्या कारण है? देखिए, जैसे इन्होंने कहा कि नदी से निकलकर, पहली बात तो वाटर की डेंसिटी, नदी का पानी हल्का होता है, समुद्र का पानी भारी होता है ना, बहुत सारे सॉल्ट्स वगैरह पाए जाते हैं उसमें। दूसरी चीज उत्प्रेक्षक बल के, आपने उत्क्षेप बल के बारे में सुना है? क्या कहता है कि वस्तु द्वारा हटाया गया भार और जितना डूबा हुआ है दोनों इक्वल होता है ना, तो इसीलिए जब भी समुद्र के जल का घनत्व अधिक है तथा वस्तु ऊपर की ओर उछालने वाला बल भी अधिक होता है, तो यही उत्तर आपका सही होगा। गामा किरणों का प्रयोग कीटाणुओं का नाश करने में, कैंसर के इलाज में अभी बताया ही था आपको, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में उपयुक्त सभी। तीनों ही उत्तर आपके सही हैं। अम्लों की प्रबलता से संबंधित सही श्रृंखला है। पहले बताओ कि एसिड और बेस को आप कैसे जानते हो, क्या मतलब कैसे डिसाइड करते हो कि कोई चीज एसिड है कोई चीज बेस है? कुछ तो ऐसा होगा जो डिसाइड करते होगे ना। आप लोग पीएच के बारे में जानते हो? पीएच 7 से कोई चीज नीचे है एसिड, और पीएच 7 से अगर कोई चीज ऊपर है बेस। पीएच 7 वाली चीज क्या है? न्यूट्रल। जो आपका शुद्ध जल होता है ना वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो आपका यहाँ पे उत्तर है अम्लों की प्रबलता में HCl, HBr, HI। यहाँ पर अगर HF होता तो HF इन सबसे आगे होता, यही उत्तर आपका सही है। अच्छा देखिए, नीचे पीएच मान का आपका उत्तर आ ही गया कि किसी खो, अब मैंने आपको बता दिया कि 7 से ऊपर क्या है, 7 से अगर ज्यादा हुआ बेसिक, 7 से कम हुआ एसिडिक, 7 हुआ न्यूट्रल। शुद्ध जल क्या होता है? उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। यहाँ पे क्या कह रहा है? किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन पीएच मान को दर्शाता है। तो क्या इसके लिए आपको बहुत एफर्ट लगाने की जरूरत है? मैंने आपको पहले ही इस उत्तर के बारे में समझा दिया है। अम्ल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ब्लू लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अरे जब ब्लू लिटमस को नीला ही करना है तो फिर प्रभाव कहां से पड़ेगा? ब्लू लिटमस को क्या करता है? रेड कर देता है, लाल कर देता है। मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है, बिल्कुल ठीक। स्वाद में खट्टा होता है, हाँ अम्ल खट्टा होता है। इमली का आपको इमली का पता है कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक एसिड होता है। सेब में मैलिक एसिड होता है। तो खट्टे हल्के हल्के लगते हैं ना ये, जैसे अंगूर, अंगूर भी टार्टरिक एसिड होता है, ठीक है। भस्म और क्षार से प्रतिक्रिया करके लड़ तथा जल देता है। तो ये तीनों सही है, इसमें जो गलत था मैंने आपको बता दिया कि ब्लू लिटमस को क्या करता है? रेड कर देता है, ठीक है। अब आता है हैलाइड लवड़ों में से हैलोजन मुक्त होने की क्षमता का सही क्रम। तो जो अभी मैंने आपको Br, Cl, ब्रोमीन ये सब बताया है, ये भी क्या है? हैलोजन ही तो है। जैसे हम लोग बचपन में याद करते थे ना कि एट फ्लोराइड, क्लोराइड, ऐसे ब्रोमाइड, आयोडाइड ऐसे याद करते थे, तो हैलोजेंस ही तो है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मुक्त होने का सही कौन सा क्रम है? तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा मिश्र धातु का मिश्रण सही सुमेलित है? जैसे कांसे का कॉपर और टिन, ठीक है। गन मेटल कॉपर, टिन, जिंक। पीतल का कॉपर और जिंक। देखिए मुझे लगता है कि प्रश्न होना चाहिए था कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है।
यहाँ पे निकिल होगा और ये उत्तर गलत होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से प्रोटोजोआ जनित रोगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, बिल्कुल ठीक है। इसके 4 प्रकार हैं, वाइवेक्स और भी फेलासीफेरम, बहुत सारे 4 प्रकारों में से 2 ये हैं। ठीक है। पायरिया जो दांतों की बीमारी है, ब्लड वगैरह आने का, स्कर्वी के अलावा। ठीक है। तो ये किससे होते हैं? एंट अमीबा जिंजीवालिस से होते हैं। नेक्स्ट है अमीबी पेचेस, जो पेट खराब हो जाता है बच्चों में ज्यादा होता है, अमृतसार हिंदी में कहते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। अब आता है निद्रा रोग, या इसे इंग्लिश में कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। इसमें व्यक्तियों को बहुत ज्यादा नींद आती है। ठीक है। मतलब इतनी ज्यादा नींद आती है कि वो बच्चे ना सोचे जो 16-16 घंटे सोते हैं, उनकी बात नहीं हो रही, मतलब ये बीमारी है कि वो लगातार सो रहे हैं। तो ट्राइकोमोनास ब्रूशिएसी स्पीशीज यही है। ट्रिम्फनोसोमा, ट्रिम्फनोसोमा ब्रूशिएसी, तो ये आपका सुमेलित नहीं है। ट्रिम्फनोसोमा ब्रूशिएसी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म जीव तथा औद्योगिक उत्पाद गलत है? आपको पता है कि जो हमारी फर्मेंटेड फूड फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, बेकिंग इंडस्ट्री है, वो आपको पता है कि बैक्टीरिया के बेस्ड पर है या ईस्ट के बेस पर है। ठीक है। तो एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड सही है, क्योंकि आपसे पूछा है कि कौन सा सुमेलित गलत है या नहीं है। ईस्ट स्टेनेसिस सही है। एसिटोबैक्टर एसिटिक एसिड ठीक है। अब आता है क्लोरिस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम। तो पहले आपको बताओ, जो आप फूड पॉइजनिंग सुनते हो ना, इसी बैक्टीरिया की देन है ये फूड पॉइजनिंग। लैक्टिक एसिड के लिए आपको 2 बता देती हूँ, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोज। चल, तो ये वाला आपका सुमेलित नहीं है। किसी व्यक्ति की ज्यामिति, मतलब कि जो आपकी पहचान है, जैसे आप आधार के लिए जाते हो ना, आपकी आइडेंटिफिकेशन किन किन चीजों पर की जाती है, तो पूछ रहा अंगुली की छाप प्रविक्षण के अलावा कौन सा? अंगुली छाप प्रविक्षण मतलब डीएनए फिंगरप्रिंट, क्योंकि इतनी शुद्ध हिंदी शायद आप समझ ना पाए। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो परितारिका क्रमविक्षण मतलब आपका जो रेटिनल टेस्ट है, रेटिनल स्क्रीनिंग सही है। दृष्टिपट क्रमविक्षण रेटिना की स्क्रीनिंग सही है। वाक अभिज्ञान वॉइस रिकॉग्निशन सही है। 1 2 3। आपने सबने आधार कार्ड बनाया होगा तो आपने देखा होगा कि यही सारी चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है। मियोटिक मेटाफेज 1 के लिए पहली बात, सेल डिवीजन की चीज है। सेल डिवीजन 3 तरीके से होता है, मियोसिस, माइटोसिस, एमाइटोसिस। ठीक है। ये जो है ना, ये बहुत पुरातन प्रिमिटिव एनिमल्स, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर आपका बैक्टीरिया, इस पे होता है। ठीक है। माइटोसिस और मियोसिस का बेसिक डिफरेंस है, माइटोसिस जर्मिनल सेल में होती है और मियोसिस माइटोसिस आपकी सोमैटिक सेल में होती है, सोमैटिक सेल में होती है। ठीक है। ये जर्मिनल सेल में होती है और माइटोसिस आपकी सोमैटिक सेल्स में होती है। तो जब आपसे कह रहा है कि माइटोटिक मेटाफेज 1, तो युग्मिक गुणसूत्र मध्यवर्ती आंच पिंडल शिफ्ट स्ट्रक्चर ले लेते हैं, किनारों पर चले जाते हैं, यही इसका उत्तर सही है। अब नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? विटामिन ए रेटिनॉल कहलाता है, बायोलॉजिकल नेम है, ठीक है। क्या होती बीमारी? नाइट ब्लाइंडनेस होती है। नाइट ब्लाइंडनेस इसकी कमी से। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी रोग होता है। इसमें क्या होता है कि आपकी स्किन और होंठ वगैरह बहुत फटते हैं, दांतों से खून आता है, ब्लड गम से खून आता है। विटामिन बी थाइमीन, ठीक है, बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन के, विटामिन के है आपका फिलोक्वनिन। टोकोफेरॉल है आपका विटामिन ए, एंटी स्टार्लिटी विटामिन है ये इसकी कमी से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, रक्त का थक्का नहीं जमता, ब्लड क्लॉटिंग में समस्या आती है। ठीक है। तो अब आता है कि कौन सा ऐसा है जो सुमेलित नहीं है।
तो अब आप समझ गए होंगे कि कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, चलिए करते हैं। प्रोटीन मायोसिन है, कार्बोहाइड्रेट शुगर्स है, हमको पता है, शर्करा है, फैट कोलेस्ट्रॉल है। लोग दिन भर बोलते हैं कि हमारा फैट बढ़ रहा है तो कोलेस्ट्रॉल निकल के आ रहा है हमारे इन रिपोर्ट्स में। ठीक है, और खनिज पदार्थ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, एक ही चीज बची हुई है। तो लगाते हैं सेट। ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। तो आपका हिसाब से पहला ही सही हो गया। चलिए, पौधे के पोषण में निम्नलिखित में पौधे के पोषण में विभिन्न तत्वों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? जिनकी कमी से पौधे बौने, फल अविकसित एवं पत्तियां छोटी होती हैं, सही है। तांबे की कमी से मुरझाना और सूखना होता है, सही है। ये बेसिक एलिमेंट्स हैं, 2 तरह के एलिमेंट्स होते हैं, न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स हैं ये प्लांट के। जैसे हमें न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है ना, प्लांट्स को भी होती है, मैक्रो एंड माइक्रो, ये सब माइक्रो हैं। पोटेशियम की कमी से फोटोसिंथेसिस यानी प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया में रुकावट आती है, ठीक है। कहाँ होती है प्रोटीन सिंथेसिस? राइबोसोम में। राइबोसोम सेल का पार्ट है। लोहे की कमी से पौधे की पत्तियां भूरी होती हैं, भूरी नहीं होती हैं, सफेद या पीली होती हैं, सफेद या पीली होती हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा है असत्य, यही आपका असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? माइट्रोकॉलर, आपको मैंने अभी सेल के बारे में बताया कि सेल का पार्ट राइबोसोम है। इसी तरह सेल का पार्ट क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, ऑक्सीडेशन का काम करता है, एनर्जी देने का काम करता है ना माइटोकॉन्ड्रिया। तभी तो हम लोग बचपन से क्या पढ़ रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल। थायराइड ग्रंथि से इंसुलिन सिक्रीट होता है। आपसे पूछा है कौन सा कथन गलत है, तो पहली बात, इंसुलिन सिक्रीट होता है पैंक्रियाज से, अग्नाशय से, और अग्नाशय की बीटा सेल से सिक्रीट होता है। ठीक है, अल्फा सेल से ग्लूकागॉन सिक्रीट होता है। 3 सेल हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल। अल्फा से ग्लूकागॉन, बीटा से इंसुलिन, गामा से सोमैटोस्टेनिन। ठीक है, लोग बोलते हैं इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है? डायबिटीज हो जाता है। अब नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि। तो थायराइड ग्रंथि आपकी सिक्रीट करती है थायरॉक्सिन, T3 T4 थायरॉक्सिन। ठीक है, तो बस यहाँ पे हमने आपको समझा दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न, आगे कंटिन्यू करते हैं कि कौन सा कथन गलत है। ये गलत है, आगे 2 सही वो देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको सहायता रहेगी। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन प्रारंभ करती है, सही है। सेंट्रोसोम का काम ही क्या है? कोशिका के डिवाइडेशन में हेल्प करना, सेल के डिवाइडेशन में। मेथोसिस युग्मक निर्माण गठन है, माइटोसिस, मियोसिस, एमाइटोसिस, तीनों ही क्या करते हैं? गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। चलिए, क्योंकि ये कंबाइंड पेपर है इसलिए आगे बढ़ता जा रहा है। अब नए सेक्शंस आते जा रहे हैं, अभी तक साइंस का सेक्शन था। एक एक करके हम लोग एक एक क्रम में समझते चल के आगे बढ़ेंगे। चलिए, पूछा गया है कि पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम। तो पूर्व से पश्चिम, आ जाओ भाई, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो यहाँ पे सिक्किम है तो कंचनजंगा आपको पता है सिक्किम में है, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, यही सीरीज आपकी सही है। देश में निम्नांकित में कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र। हम जब भी हिमालय पढ़ते या पढ़ाते हैं तो हम बताते हैं कि हिमालय नवीन पर्वत शिखर है। क्यों? लगातार बन रहा है। ठीक है,
उत्तर भारत का विशाल मैदान, नदियों का आता है बहाव, जलोढ़ मिट्टी, नई मिट्टी आती है। जलोढ़ में दो मिट्टियां हैं, खादर और बांदर। खादर आपकी नई मिट्टियों का स्वरूप है। पूर्वी प्रायद्वीप पठार, ठीक है। जैसे जब बंटवारा हुआ था प्रायद्वीप के रूप में, ऊपर आपका अंगारा लैंड था, नीचे गोंडवाना लैंड था। और आपको पता है भारत का प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का पार्ट है ना, तो गोंडवाना लैंड सबसे पुराना है, पूर्वी तटीय मैदान भी नहीं है, ठीक है। आता है निम्न में, भारत में सही कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला है। क्या केवल 5 राज्यों में हिमालय फैला है? चलिए देख लेते हैं। जम्मू, कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, ठीक है, हिमाचल, सिक्किम के कुछ पार्ट में, ठीक है, और वेस्ट बंगाल के कुछ पार्ट में नाम बदलता चला जा रहा है ना, तो मुझे तो यहीं पे आपको 6-7 दिख है, तो यहाँ पे एक शब्द आया है केवल 5 राज्य, गलत। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। चलो भैया पश्चिमी घाट को भी देखते हैं। तो 4 तो हमको एकदम सही से पता है। 4 कौन कौन से हैं? कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, केरल। भाई नीचे के कौन से 4 राज्य हैं आपके? केरल, कर्नाटक, गोवा, आंध्रा, गुजरात, सब उसी का तो पार्ट है। महाराष्ट्र, तो ये भी गलत हो गया आपका। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। हाँ, कहाँ? आंध्रा और तमिलनाडु, ठीक है। तो बस आपका कौन सा प्रश्न सही होगा इसमें? केवल 3। जेट प्रवाह। अब नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में है। मैंने जेट स्ट्रीम हवाओं के बारे में आपको बताया था कि जेट प्रवाह दोनों गोलार्धों में होता है। उत्तरी नॉर्थ, सॉरी मेरे चुनने से हो गया, नॉर्थ एंड साउथ दोनों हेमिस्फेयर में है। 20 डिग्री इधर, 20 डिग्री इधर, तो पहला आपका गलत हो गया। केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र वताक्ष उत्पन्न करते हैं। हाँ, उष्ण कटिबंध है जो सेंटर आई को करते हैं, उष्ण कटिबंधी जो सेंटर में आई को करते हैं डेवलप्ड। वताक्ष मतलब आपका यहाँ पे यही है ना, जो आपकी स्टॉर्म्स आई होती हैं। चक्रवाती की वताक्ष के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। नहीं, अंदर का तापमान हाई और बाहर का लो। तो यहां पे आपका क्या उत्तर होगा? केवल 2। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? गल्फ स्ट्रीम, अटलांटिक महासागर, ठीक है, लैब्राडोर, नॉर्थ अटलांटिक महासागर, ठीक है, पेरू। पेरू धारा हिंद महासागर की है? कहाँ की है? अरे भाई प्रशांत महासागर की है या पैसिफिक ओशन की है, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा सही होगा? केवल 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? मलक्का। मलक्का इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य है, ना कि अलास्का एवं रूस के। किसके किसके मध्य है? इंडोनेशिया एंड मलेशिया। तो आपसे पूछा है सुमेलित नहीं है, यही नहीं सुमेलित है, ठीक है। मलाया द्वीप में है। डोबर ब्रिटेन एवं फ्रांस के मध्य है, ठीक है। पाक भारत एवं श्रीलंका के बीच है, ठीक है। फ्लोरिडा यूएसए और वेस्ट इंडीज के मध्य है, ठीक है। भारत में अधिकांश जनजाति आबादी वाला राज्य, ये आपके सेंसस का प्रश्न है, सीधा उत्तर है मिजोरम, लक्षद्वीप, मेघालय और नागालैंड। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? केपी नहर, आंध्रा और तमिलनाडु, ठीक है। कील नहर, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर, ठीक है। ये इंडिया में है, ये तो बताने की मुझे जरूरत नहीं है। ये जर्मनी में है, ठीक है। वोल्डान, रोस्टॉफ से स्टालिनग्राड, रशिया, सुमेलित नहीं है पूछा गया है। अल्बर्ट नहर,
मैनचेस्टर से लिवरपूल तो गलत है। एंटवर्प से वेनेलेक्स, वेस्ट यूरोप। तो यही उत्तर आपका सुमेलित नहीं है। समुद्री लवणता के संदर्भ में सही कथनों पर विचार कीजिए। महासागरों की लवणता वाष्पीकरण और वर्षीकरण पर निर्भर करती है। ठीक है, सही कह रहा है भाई, जितना अधिक बारिश होगी और या बाहरी नदियों का प्रभाव होगा तो खारापन कम होगा। ठीक है, अगर तेजी से वाष्पीकृत हो रही है, पानी वापस पलट के आ रहा है तो नमक बनने की प्रोसेस बढ़ती तेजी से हो रही है। तापमान या घनत्व में कोई परिवर्तन लवणता को प्रभावित करता है। समुद्री लवणता का मुख्य स्रोत नदियों के स्थलीय विसर्जन से है। तो पूछ रहा है सही कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, पहला और दूसरा सही होगा आपका, क्योंकि नदियों के स्थलीय विसर्जन से कोई प्रभाव नहीं है। अगर नदियों का जल कैसे भी मिल रहा है तो वो आपकी जो समुद्र की जो लवणता है उसको कम करेगा, क्योंकि नदियों का पानी मीठा होता है तो कम करेगा ही। आप नमक के पानी में सादा पानी मिलाते जाओ, जितना मिलाते जाओगे उतना उसका डाइल्यूशन कम होता जाएगा। वही एग्जाम्पल यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश समूह की सीमा इजराइल से लगी हुई है? तो मैंने पिछली क्लास में ही बताया था, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, पैलेस्टीन, ये सारे कहाँ हैं? इजराइल से लगे हुए देश हैं। ठीक है, इजराइल की लोकेशन आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगी। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? देखिए, अगर कुछ ना समझ में आए तो मेघालय पता ही है, मासिन राम। ठीक है, तो पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय। विदेश व्यापार के संदर्भ में क्या असत्य है? कुल आयात 770.18 अरब सही है। कुल निर्यात 1892.18 अरब सही है। सेवा व्यापार शेष 144.78 अरब सही है। सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार पिछले पेपर में मैंने आपको बताया था कौन है? यूएसए है। यूएसए है। तो यहाँ पे कौन सा असत्य होगा आपका? केवल 4। जीडीपी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? भारत की वर्तमान जो जीडीपी है आपकी 3.75 मिलियन है। क्या है? 3.75 मिलियन है। जीडीपी की विकास दर 2023 से 24 के मध्य 6.0 से 6.8 रहने वाली है। यही असत्य है। डब्ल्यूटीओ के अनुसार 2023 में 2.5% है। पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। देखिए, आपके लिए तीनों ही डाटा इंपॉर्टेंट है। सही तो मैं बता रही हूँ, बाकी ऑप्शंस में दिए हैं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि आपके एग्जाम में पता नहीं कौन सा पूछा जाएगा, इसलिए चारों को पढ़ देती हूँ। नेक्स्ट प्रश्न, वित्त मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत में भारत पर वाह्य ऋण कितना था? 613 अरब डॉलर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सकल घरेलू उत्पाद डिफ्लेटर शब्द में किसका एक मध्य का अनुपात है? तो मैं आपको सामान्य से एक डिफिनेशन बताती हूँ, आप खुद ही समझ जाओगे। जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। तो आपको पता चल गया होगा कि नॉमिनल जीडीपी वास्तविक जीडीपी का अनुपात है। ठीक है, ये फॉर्मूला है उसका। गिल्ड्स एड्स मार्केट में क्रय विक्रय होता है सरकारी प्रतिभूति का। ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत आता है। ये मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, सरकारी प्रतिभूति। 2 मिनट स्टूडेंट, मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है बोलने में। 2 मिनट। ऐसा मौसम है ना कि थोड़ा हेल्थ इशू आ रहा है। नेक्स्ट है, कृषि उत्पाद के बारे में सत्य है। अनाज का उत्पादन 323.55 मिलियन, फल सब्जियों का उत्पादन 204.61 मिलियन टन, दूध का उत्पादन 205 मिलियन टन। अगर आपको याद होगा तो मैंने इसी से मिलता जुलता प्रश्न आपको करवाया है।
ठीक है, तो इसमें से कौन सा सत्य है कौन सा असत्य, ये मैं आपको एक लाइन में बता दे रही हूँ, केवल एक, पहला, क्योंकि इसका डेटा मैंने इससे पहले भी आप लोग को कराया है तो आप लोग को रट जाना चाहिए। विश्व बैंक की लॉजिस्टिक इंडेक्स में भारत का स्थान है 38। जब भी मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स पढ़ाती हूँ तो मैं इंडेक्स कराती चलती हूँ, ठीक है। CRR, कैश रिजर्व रेशियो, इसकी हम लोग इकोनॉमिक्स की क्लास में बहुत बात की थी हम लोगों ने, जब इकोनॉमिक्स का टेस्ट डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करने के फॉर्म में क्वांटिटेटिव टाइप है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर CRR की वृद्धि हो जाए तो क्या होगा। मैंने आपको बताया था क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए सरकार जब किसी भी बैंक को चेन ओपन करने की परमिशन देती है तो कुछ पैसा उसको कैश रिजर्व रेशियो के रूप में कहाँ रखना पड़ता है, RBI के पास रखना पड़ता है, और SLR के रूप में अपने पास रखना पड़ता है। तो अगर उसका इंटरेस्ट ऑफ रेट बढ़ा दिया जाएगा तो ऋण देने की क्षमता में कमी आएगी। भाई जब तुम्हारे पास 100 रुपए है, पहले तुम 20 रुपए जमा करते थे तो तुम 80 रुपए पे लोन दे सकते थे, अब तुम्हारा 40 रुपए कर दिया गया है तो तुम 60 रुपए ही तो लोन दे पाओगे बस। तो बैंकों की ऋण देने की क्षमता में कमी आएगी, ठीक है। मुद्रास्फीति किसके द्वारा नियंत्रित की जा सकती है। जैसे मैं आपको मनी इन्फ्लेशन के बारे में हमेशा एक शब्द बोलती हूँ कि सामान्य परिभाषा क्या है, महंगाई है ना। मनी इन्फ्लेशन को क्या है कि थोड़ी सी वस्तु के पीछे बहुत अधिक पैसा भागने लगता है। तो आप उससे पूछ रहा है कि कैसे नियंत्रित करोगे, पैसे की जो प्रवाह है उसको कम कर दोगे तो निर्धारित हो जाएगी। बस यही बात कह रहे हैं कि मुद्रा के प्रवाह को घटाकर। वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वस्तु एवं सेवा कर के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कई बार, फिर बताते हैं। 101वां 101वां संविधान संशोधन है, 1 जुलाई 2017 को आया है। किसकी जगह पर आया है, वैट की जगह पर आया है, सेंट्रल स्टेट में कॉमनली कार्य करता है। इसका उद्देश्य व्यावसायिक लागत और उपभोक्ताओं पर विभिन्न पदों के सोपान प्रभाव को कम करना है, ठीक है। इसने पूरे भारत में एक सामान्य बाजार का सृजन कर दिया है, बिल्कुल ठीक है। इससे कर अनुपात में वृद्धि होगी, इससे कर अधिकार को विस्तृत कर दिया जाएगा, बिल्कुल चारों ही उत्तर सही है, उपयुक्त सभी। ट्रेजरी बिल के बारे में असत्य है। 3 बिल्स वे बिल्स हैं जो गवर्नमेंट को लोन लेने में काम आते हैं, ठीक है। कभी पैसे की आवश्यकता होती है तो गवर्नमेंट पर्टिकुलर वर्ड नहीं है, मतलब RBI के द्वारा से मैनेज किया जाता है या किसी संस्था के द्वारा, तो ये केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों के लिए काम करती है। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। नगरों में नालियों की सरल व्यवस्था थी, ठीक है। व्यापार वाणिज्य उन्नत दशा में था, ठीक है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल गमले दिखाया गया है स्वरूप ना कि गर्भ से निकलता पौधा है तो मातृ देवी की उपासना की जा रही है, ठीक है। लोग लोहे से परिचित थे, पूछा है असत्य। तो लोग लोहे से परिचित नहीं थे, सबसे पहले लोग किससे परिचित थे, तांबा से परिचित थे। जो पहली कुल्हाड़ी मिली है ना अतिरपक्तम से, वो भी किसकी है, तांबे की है, ठीक है। वैदिक काल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। वैदिक काल में जीविकापार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने के लिए अध्यापक और उपाध्याय कहलाता था, जो अध्यापक था वो उपाध्याय कहलाता था, बिल्कुल ठीक है। फीस नहीं ली जाती थी लेकिन दक्षिणा स्वीकार की जाती थी, सही है। अधर्व्यू वैदिक काल में वैदिक ज्ञान यज्ञ के अवसर पर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करता था, ठीक है। पुरोहित का कार्य कर्म कांडों को संपादित करना नहीं था, बस यही गलत है, क्योंकि कर्म कांडों को कौन संपादित करता था, पुरोहित करते थे, तो यही आपका गलत है, नहीं नहीं था। नेक्स्ट सॉरी महात्मा बुद्ध के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन का प्रथम उपदेश भृंग सहित चक्र द्वारा किया गया, ठीक। कहाँ दिया गया था, सारनाथ में दिया गया था। प्रथम उपदेश सारनाथ के मृगदाओं में दिया था, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगति में शुद्ध और विनय दोनों पिटकों का विभाजन हुआ था। तो पहली बात बौद्ध संगति की अगर बात हो रही है तो 4 बौद्ध संगति हुई थी, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। 483 ईस्वी, 383 ईस्वी,
ठीक है, 255 ईस्वी, प्रथम शताब्दी, है ना। इसी तरह तो हुई थी राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन जो कि कश्मीर में है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे क्लियर करना चाहते हैं कि ये द्वितीय नहीं, प्रथम में हुई थी। ठीक है, प्रथम में बंटवारा हुआ था। तो क्या कह रहा है, असत्य कौन सा है, तो ये असत्य है। बुद्ध में सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए तथा राजधानी श्रावस्ती में उनका सर्वाधिक उपदेश हुआ। बिल्कुल ठीक है। अब आता है, अगर आप इन चारों को देख के पहचान रहे होंगे तो ये 16 महाजनपद की बात हो रही है। 16 महाजनपद की चर्चा 2 पुस्तकों में की गई है। अंगुत्तर निकाय, बौद्ध आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, आप चलिए इन राज्यों की राजधानी को देखते हैं कौन कौन सी है। कुरु इंद्रप्रस्थ सही है, पांचाल अहिशत्र सही है, कौशल श्रावस्ती। देखिए आपका ऊपर ही उत्तर है, कौशल राज्य में हुए, यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में उन्होंने सर्वाधिक आपके उपदेश दिए। अंका चंपा सही है, तो सुमेलित नहीं है पूछा गया, तो यही आपका सुमेलित नहीं है। अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के प्रांतों में उल्लेख में शामिल नहीं है, उत्तरापद शामिल है। ठीक है, अंग शामिल नहीं है, परंतु अवंतीव्रत और कलिंग, आपको पता है कलिंग की कैपिटल तौशली है, और वहीं इन्होंने लास्ट अपना नरसंहार मसक के पास किया था। मसक में ही इन्होंने क्या रख दिया था, हथियार रख दिए थे, और बोला था कि अब युद्ध नहीं करेंगे। 13वें शिलालेख में बात की है ना इन्होंने कलिंग की, और इन्होंने बोला कि अब हथियार रख दो। ठीक है, तो क्या है आपका अंग। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो चलो जरा हड़प्पा सभ्यता चित्रित धूसर बाण हम लोग पढ़ रहे हैं, सही है, बहुत दिनों से इसको पढ़ रहे हैं, सही है। कुषाणों की गांधार शैली है, नहीं, ये हम गुप्तान और मौर्यंस के समय देखते हैं ना, तो यही आपका गलत है। मुगल काल में अजंता और पहाड़ी शैली, ठीक है, मराठा की पहाड़ी शैली। अब आती है कि कौन सी सूची किससे सुमेलित है, तो आप देख रहे हो कि राजधानी है वंशों की। ठीक है, तो शुंग वंश की राजधानी है आपकी पाटलिपुत्र। सातवाहन की है पैटर्न, कदम्ब की है बनवासी, और चंदेल की है महोबा। तो आइए देखते हैं, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। तो ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1, ये आपके प्रश्न का उत्तर है। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। देखिए अलाउद्दीन खिलजी का जो पीरियड था, खिलजी वंश का, कब से कब तक था भाई, कुछ चीजें तो आप लोग को याद होनी चाहिए ना, आंसर दीजिए भाई, ऐसे कैसे चलेगा। अच्छा चलिए यही बताइए कि सबसे लंबा कार्यकाल किसका था, जितने भी वंश हुए सल्तनत काल में, तुगलक वंश का था। बेटा कुछ कुछ चीज तो पता होनी चाहिए ना। उसने खेती की भूमि को माप कर राजस्व एकत्र किया, ठीक। उसने अपने पूरे साम्राज्य में राजस्व के उपाय लागू किए। उसने प्रांतीय राज्यपालों की शक्तियों को समाप्त कर दिया। तो बताओ भैया इसमें कौन सा ऐसा है जो गलत है, क्योंकि गलत ही पूछा हुआ है। ठीक है, अपने पूरे साम्राज्य में राजस्व के उपाय नहीं लागू किया, उसने 2 चीजें की थी, एक तो मूल्य नियंत्रण किया था, और दूसरा घोड़ों को दागना, कि कोई भी व्यक्ति दोबारा अपने घोड़ों को ना दिखा सके। ठीक है, तो 1 और 3 आपका सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। दिल्ली सल्तनत काल के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। ठीक है, दिल्ली सुल्तानों की एकता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था है, कि दिल्ली सुल्तानों से पहले अरब की है। ठीक है, और इसकी शुरुआत किसने दिल्ली सल्तनत में की थी, इल्तुतमिश ने की थी। मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व आया था। मुझे जहां तक याद आ रहा है कि ये मुगल काल में है। तो बस केवल
पहला उत्तर आपका देवराय द्वितीय। अच्छा, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो जैसे ही हम बात करते हैं इन चीजों की, तो हम बात करते हैं प्रश्न की लगातार कि आपसे कह रहा है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। अच्छा, ये बोर्ड थोड़ा नया है तो हो सकता है थोड़ा सा, हाँ सही नहीं है अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय। तो आपको मैं बता देती हूं कि अब्दुल रजाक आए थे 1442, ठीक है, फारस से। निकोलो कोंटी देवराय प्रथम आए थे इटली से 1420। कहां से आए थे? इटली से। न्यूनीज, एक्चुअली नूनीज है इनका नाम, क्या है? नूनीज है इनका नाम। और ये कृष्णदेव राय के समय नहीं आए थे, अच्युत देव राय के समय आए थे। किसके समय आए थे? अच्युत देव राय। कब आए थे? 1535। कहां से आए थे? पुर्तगाल से आए थे, ठीक है। तो यही आपका सुमेलित नहीं है। बारबोसा कृष्णदेव राय के समय आए थे। कब आए थे? 1515 से 1516। कहां से आए थे? पुर्तगाल से। तो देखिए, आपको एक क्वेश्चन का आंसर देने में मैंने 4 विकल्पों को सॉल्व करवा दिया, ठीक है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। इसी तरह हम सारे प्रश्नों को धीमे धीमे देखते जाएंगे। नेक्स्ट है आपका कि कौन सी पुस्तक किससे मेल खा रही है। जैसे ताजुल निसारी। अच्छा, इसमें पेन का यही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ताजुल निसारी। अब ये कह रहे हैं हसन हिजामी, हसन निजामी, ख्वाइजाइन उल फुतुल, आमिर खुशरो। फोर्थ बुक का आपको नाम नहीं दे रहा, ये ऑप्शन सही है तो चलिए, क्योंकि ये स्पेस यहां पे आ रहा है तो देखते हैं। हमने आपको बताया कि द्वितीय ऑप्शन सही है, ठीक है। तो कौन कौन सी बुक किससे मैच खा रही है? पहली पुस्तक हमने देखी कि ताजुल मासिर हसन निजामी, ठीक है। तारिक मुबारक शाही, ख्वाहिजिन उल्फतु, आमिर खुशरो। तारिक मुबारक शाही, अहल्या बिन अहमद सरहिंदी, फतवा जहादारी, जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा इसमें से ख्वाजा हैं जिन्होंने 7 लोगों का कार्यकाल देखा है। तो मुझे लगता है कि यह प्रश्न इतना बार पूछा गया है कि सबको नाम ऐसे दिमाग में बैठा होगा। निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की थी। किसकी शुरुआत की थी? चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन से एक फरीद। अच्छा, ये तो हो चुका है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन बलवन के संबंध में सही नहीं है। उसने नियाबत एक खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, सही। उसने इक्तदारी व्यवस्था का प्रारंभ किया। तो आपको पता है, मैंने पिछले क्वेश्चन को भी पढ़ाया था कि इक्तदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। तो यही गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि तुर्के चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया, सही है। उसने बंगाल विद्रोह का दमन किया, सही है। निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत की गई है, ठीक है। 1774 में पहली बार कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई और इसके जो पहले चीफ जस्टिस थे लॉर्ड एम्प्रे। कौन थे? लॉर्ड एम्प्रे थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जोड़े मिलाइए। नियंत्रक मंडल की पिट से, नियंत्रक मंडल के विषय में बात की जा रही है। अभी हम लोगों ने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात की जा रही है। तो मुझे लगता है संभवतः यहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि
कौन किससे मैच कर रहा है? नियंत्रक मंडल की स्थापना पीट्स इंडिया एक्ट 1784, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना विनियम एक्ट 1773। अभी मैंने आपको बताया कि 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई कलकत्ता में, वर्तमान में कहां है? दिल्ली में है। और जब पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई तो उसके चीफ जस्टिस का नाम क्या था? लॉर्ड एम्प्रे था। ठीक है। ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, चार्टर अधिनियम 1813 और गवर्नर जनरल के परिषद कानून संस्था की नियुक्ति आपका 1833 का चार्टर। तो कह रहा है कि ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4, मतलब आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते जाते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन कौन से सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं निम्नलिखित में कौन से सुमेलित नहीं है। नील विद्रोह 1859 से 60 सही है। किसने किया था? तिरहुत इनके कैप्टन थे, एक तरीके से मान सकते हैं। ठीक है। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 बिल्कुल सही है। इसकी शुरुआत किसने की थी? किसने इनको कहा था कि ऐसे तिरहुत ने यहां शुरुआत की है? तो इनको केना सरकार। संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह ही गलत है क्योंकि संथाल विद्रोह 1856 से 57 थे और जो इसके मतलब लीड लोग थे, लड़ने वाले थे, नेतृत्व करने वाले थे, वो थे सिद्धू एवं कान्हू। ठीक है। पावना विद्रोह 1873 से 76 और इसको किसने किया था? ईश्वर चंद्र राय ने नेतृत्व किया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, सूची में सम्मिलित है, उनको सम्मिलित करना है। तो हमें देखना है कि जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो उस समय कौन था वहां का नेतृत्व करता। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। झांसी रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ श्री बेगम हजरत महल। श्री रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, ये सब ऐसी महिलाएं थी जिनको इतिहास आज भी याद करता है ना अपने युद्ध के लिए। दूसरा कानपुर, कानपुर क्या है आपका? कौन होगा कानपुर में? जैसे भी हम लोग बात करते हैं इन सब चीजों की तो हम लोग देखते हैं कि समय भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो कानपुर अजीम उल्लाह, फैजाबाद मौलवी अब्दुल्ला। ठीक है। तो हम अगर बात करें तो हम आपको टाइम भी बताना चाहते हैं कि कब कब टाइम हो। जैसे रानी लक्ष्मीबाई की बात हो रही है तो जो उनका टाइम पीरियड था जून 1957 कह रहे हैं, 1757 की क्रांति है ना। ठीक है। और नेक्स्ट आपका कौन है? जैसे बात होती है 1857 की क्रांति की बात हुई तो जून 1857। अच्छा एक प्रश्न यहां बता दीजिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं कि कहां से शुरुआत हुई थी और किसने की थी, क्योंकि ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है। चलिए आपका हमने जोड़े मिला दिया, थोड़ा सा डिटेल बता देते हैं। जैसे जब लखनऊ में जब झांसी की क्रांति की बात हुई, लक्ष्मीबाई जी थी, उसमें आपका जून 1857 था। वहां पर कौन से गवर्नर जनरल थे या कैप्टन थे? अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ रहा था? तो हीरोज लड़ रहे थे। कौन लड़ रहे थे? हीरोज लड़ रहे थे, जिन्होंने कहा था कि भारत में एकमात्र मतलब सारे 16 पुरुषों में एकमात्र जो महिला है वो पुरुष के समान लड़ रही है, इसलिए कहते हैं ना मर्दानी कहते हैं उनको। ठीक है। नेक्स्ट है आपका लखनऊ, बेगम हजरत महल 4 जून, टाइम पीरियड वही है 1857, 4 जून। तो उस समय वहां पे कौन था आपका जो कैप्टन था? हेनरी लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अब बात करते हैं आगे। तो कानपुर अजीम उल्लाह 5 जून 1857। ठीक है। अब यहां पर कैंपवेल थे, कानपुर में कैंपवेल। अब एकमात्र आपका बचा है फैजाबाद नील। तो मैंने आपको यहां पे 4 प्रश्न बता दिए कि जून, 4 जून, 5 जून, और यहां पर कानपुर में कैंपवेल थे, फैजाबाद में नील थे, रानी लक्ष्मीबाई के समय हीरोज थे और बेगम हजरत महल के समय हेनरी लॉरेंस थे। इन सब ये अंग्रेजों की तरफ से थे, बाकी ये हमारे हिंदू योद्धा मतलब भारतीय योद्धा तो थे ही। ठीक है। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। इसमें क्रम से लगाना है आपको। चौरी चौरा की घटना, जलियांवाला बाग और रोलेट सत्याग्रह तथा चंपारण, क्रम लगाना है। तो हमें पता है चंपारण 1917, ये बिहार का हिस्सा है, हमको पता ही है। यहाँ पे खेती को लेकर समस्या थी, राजकुमार शुक्ल जी गांधी जी से मिले थे, ठीक है। उसके बाद आता है जलियांवाला बाग कांड। क्या 13 अप्रैल 1919 सही बोल रही हूं? 13 अप्रैल 1919। रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919। रोलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसे कहते थे बिना वकील बिना दलील काला अंधा कानून, कि मतलब इसमें किसी से कोई बातचीत नहीं की जा रही थी, ठीक है। उसी के इसमें सत्यपाल और कृष्ण जी को क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उसी के लिए बैठे थे सब लोग धरना प्रदर्शन पे, जलियांवाला बाग हत्याकांड पे। फिर अंग्रेजों ने फायरिंग कर दी। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेज के डेटा के हिसाब से 379, पर वाकई में 1000 के आसपास लोगों को मारा गया था, ठीक है। चौरी चौरा घटना 1922, गोरखपुर में कुछ लोगों ने पुलिस थाने को आग लगाती थी, जिसमें शायद 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था। तो ठीक है, ये पूरी घटना है। तो सबसे पहले कौन सी घटना है? 4th, ठीक। फिर 19 मार्च मतलब तीसरी, फिर जलियांवाला बाग कांड दूसरी, और फिर प्रथम, मतलब हमारा ये वाला सही है। अब बात करते हैं स्वदेशी और बहिष्कार की सर्वप्रथम किस घटना के दौरान संघर्ष विधि के रूप में अपनाए गए? बंगाल विभाजन के रूप में अपनाए गए थे, ठीक है। 1905 में स्वदेश बांधव 1905 में स्वदेश बांधव समिति, ठीक है। होम रूल आंदोलन आपको 1915-16 के बाद आया है। सहयोग आंदोलन साइमन कमीशन की भारत यात्रा 1927 में आया, ठीक है। आपको बेसिक चीजें बता दी हैं इसके बारे में। अब बात करते हैं गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से किस कारण हुआ? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए किया गया था। बिल्कुल आसान सा है ये, कि गांधी जी के लिए किस लिए किया गया था? कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया जाए। भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्तांतरित आपके जो दूना समझौते का प्रावधान था, इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दिल्ली समझौता। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात थी? कि हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन की बात की गई थी ना, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन के लिए बातचीत की गई थी। पर गांधी जी गुस्सा गए थे, उन्होंने बोला कि हम इसको करने नहीं देंगे। तो क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि हरिजनों के आरक्षण के लिए संयुक्त निर्वाचन की व्यवस्था की जाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका, कैबिनेट मिशन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? प्रांतों का 3 भागों में विभाजन का प्रस्ताव, ठीक है। संविधान सभा की स्थापना का प्रस्ताव, ठीक है। पाकिस्तान निर्माण का प्रस्ताव ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको अगर याद होगा तो माउंट बेटन योजना, जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं, कौन सी योजना? माउंट बेटन योजना, 3 जून 1947, ठीक है। जिसने बताया था कि 14 जुलाई को पाकिस्तान का और 14 अगस्त को पाकिस्तान का, 15 अगस्त को भारत का निर्माण किया जाएगा। तो पाकिस्तान का निर्माण प्रस्ताव। बाकी अंतरिम सरकार की स्थापना भी इसके तहत की गई थी। कब आया था? 1946 में आया था। क्या 3 लोग थे इसमें? कौन कौन था? पैंथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, इनके बारे में आपने सुना है, ठीक है। ये चलिए अब नेक्स्ट हम आगे प्रश्न में बढ़ते जाते हैं। अच्छा, यहां पे दिया है कौन सा एक सुमेलित है। हम इधर से आते हैं क्योंकि फिर आपको दिखता नहीं है, ठीक है। हाँ, जैसे बात हो रही है कि वैलेंटाइन शिरोल द इंडियन स्ट्रगल, गलत, क्योंकि वैलेंटाइन शिरोल की पुस्तक का नाम है इंडियन अनरेस्ट, ठीक है। और द इंडियन स्ट्रगल किसकी है? S.C. बोस, सुभाष चंद्र बोस की है। रफीक जकारिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये सही है, ठीक है।
यहाँ मैंने आपको बता दिया कि इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस जी की है, वैलेंटाइन शिलो इंडियन अनरेस्ट की है, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय जी की है। किसकी है? लाला लाजपत राय जी की है। वीडी सावरकर की पुस्तक है हिंदुत्व। कौन सी पुस्तक है? हिंदुत्व। ठीक है, यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं इसके बारे में कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये पहली बात तो कहां की बात हो रही है? लखनऊ समझौते की बात हो रही है। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। ठीक है, इसके जो चेयरपर्सन थे, क्योंकि आपको पता है कि जब भी सम्मेलन होता था तो उसमें कोई नेतृत्व करता होता था, लीडर होता था, तो उनका नाम है अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। और ऐसा यह भी कहा जाता है जो 1916 का जो समझौता था इसमें मिलन था। ठीक है, चलिए लखनऊ अधिवेशन। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कांग्रेस के संबंध में दिए गए वक्तव्य में कौन सा कथन असत्य है? लाला लाजपत राय लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। सही है, क्योंकि असत्य पूछा है। विपिन चंद्र पाल याचना करने वाली संस्था। सही है। बंकिम चंद्र चटर्जी संभ्रांत लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन। ये स्टेटमेंट डफरिन का है। किसका है ये स्टेटमेंट? डफरिन का है। तो यही आपका असत्य है। नीचे अश्विनी कुमार दत्त कांग्रेस के सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा लगाते हैं। चलिए एक स्टेटमेंट मैं आपको बताती हूं, उसका उत्तर आप दीजिएगा कि कांग्रेस के लोग राजनीतिक पदों के भूखे हैं। कांग्रेस के लोग राजनीतिक पदों के भूखे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गवर्नर जनरल ने भाग लिया? तो लॉर्ड विडिंगटन मुंबई। लॉर्ड विडिंगटन मुंबई 1915 1915 के जो आपका सम्मेलन हुआ था मुंबई में, उसमें भाग लिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रश्न, हार्डिंग बम कांड के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? सन 1912 में वायसराय हार्डिंग की हत्या का प्रयास किया गया। ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग पर बम रासबिहारी बोस ने फेंका। ठीक है। इस कांड के लिए खुदीराम बोस को फांसी दी गई। गलत। खुदीराम बोस जी को मुजफ्फरनगर कांड के लिए फांसी दी गई थी। मुजफ्फरनगर कांड के लिए फांसी दी गई थी। उन्होंने कि हार्डिंग की गाड़ी पे या कनेडी की गाड़ी पे, पहले हार्डिंग को मारना चाह रहे थे, पर बम किसके ऊपर गिरा था? कनेडी जी के ऊपर गिरा था। और एक बात और कहा जाता है कि वो भारतीयों से थोड़ा सा हृदय थे, वो इन सब की तरह थोड़ा सा कम शैतान थे या दुष्ट कह सकते हैं आप। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि इस सिलसिले में अमीर चंद्र अवध बिहारी लाल बाल मुकुंद के ऊपर फांसी दे दी गई थी। हाँ, ये तीनों सही है। कौन सा गलत है? कि इस कांड के लिए खुद राम बोस को फांसी दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अलीपुर षड्यंत्र कोष, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चंद्र चाकी। सही है। दिल्ली बम कांड, बसंत कुमार, राम बिहारी बोस, या पे एक्चुअली रास बिहारी बोस होना चाहिए। कोई नहीं, मैं ठीक कर दे रही हूं। रास बिहारी बोस। काकोरी ट्रेन कांड, मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा ने 1909 में करजन वायली को गोली मारी थी। ठीक है, इसके लिए इनको फांसी दी गई थी। करजन वायली को गोली मारी थी। काकोरी ट्रेन कांड क्या है? आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश एरिया में बहुत सारे उसकी सामान जा रहा था, मतलब जिसमें बहुत सारा पैसा वगैरह जा रहा था, तो उसको लूटने का प्रयास किया गया था। उसमें कौन से लोग थे? उसमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, इन सब लोगों का था, ना कि इनसे संबंध था। शस्त्रागार डकैती कांड, सूर्य सिंह, जो कहां हुआ था? चटगांव में हुआ था। कहां पे हुआ था? चटगांव में हुआ था। तो ये आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? गांधी ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में पहली बार
सविनय अवज्ञा की तकनीकी सीखी, सही है। हम सबको पता है गांधी जी 1950 में आए थे और 1917 में ही चंपारण सत्याग्रह को शुरू किया गया था। चंपारण में नील की खेती के संदर्भ में किसानों की समस्याओं को राजकुमार शुक्ल ने बताया। गांधी जी को मैंने अभी कुछ मिनट पहले आपको ये चीज बताई थी। तो क्या है इसमें, दोनों सही होंगे, आपके दोनों स्टेटमेंट सही होंगे, 1 और 2। चलिए निम्नलिखित में कौन से आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन में योगदान दिया? परिणाम स्वरूप नरमवादी और उदारवादी दल के रूप में उभरा। तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है कि स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका जो उत्तर है वो क्या होगा? असहयोग आंदोलन। क्यों? क्योंकि हम लोग नरम दल की गरम दल की बात कर रहे थे। जब 1907 का पीरियड था तब ये आइसोलेशन हुआ था, तब ये अलग हुए थे और इनका फिर जब बाद में मतलब ठीक से जब उभार आया तो क्या हुआ? असहयोग आंदोलन के समय उन्होंने किया। ठीक है, समाचारों में सुर्खियों में रहे, अब आपका सारा करंट अफेयर्स का प्रश्न है, बहुत ध्यान से देखिएगा। समाचारों में रहे, सुर्खियों से रहे संगोल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? संगोल तमिल भाषा के सेमई से निकला हुआ है, सही है, जिसका अर्थ है नीति परायणता। संगोल राजदंड भारतीय सम्राट की शक्ति और अधिकार का प्रतीक था, ठीक है। संगोल अंग्रेजों से भारतीयों की सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक था, ठीक है। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के अधिनम मठ का नाम याद रखिए, तमिलनाडु के अधिनम मठ से संगोल को नए संसद भवन में स्पीकर की कुर्सी के निकट स्थापित किया। प्रश्न बन सकता है कि किसकी कुर्सी के बगल स्थापित किया? तो स्पीकर महोदय की कुर्सी के स्थापित किया, अर्थात ये चारों सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में राष्ट्र को समर्पित भारतीय संसद के भवन के बारे पे कथनों पर विचार कीजिए। नए संसद भवन में 6 द्वार है, मकर और हंस, जल को समर्पित शार्दुल और गरुड़, आकाश को समर्पित अश्व और गज, भूमि को समर्पित, ठीक। नए संसद भवन के बीचों बीच वातावरण में सर्वाधिक ऑक्सीजन छोड़ने वाला पीपल पेड़ लगाया गया है। संसद के दोनों सदन लोकसभा तथा राज्यसभा पूरी तरह कागज रहित हैं। इसमें केवल 2 सही होगा, ठीक है। क्या सही होगा? केवल 2, क्योंकि बीचों बीच क्या लगाया गया है? आपका बीचों बीच पीपल का वृक्ष लगाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार नवीनीकरण ऊर्जा स्थापित क्षमताओं के बढ़ते हुए क्रम, सबसे ज्यादा जो ऊर्जा का प्रवाह है आपका कहां पर है? महाराष्ट्र में है, 12,773 टन, इतनी MW मेगावाट की उत्पादन क्षमता है, ठीक है। कर्नाटक में है 16,969, कर्नाटक में 16,969। फिर ये डेटा है, मैं आपको लिख दे रही हूं, मुझे नहीं लगता कि बहुत पूछा जाएगा, आपसे सीरीज ही पूछी जाएगी, पर अवेलेबल है इसलिए आप लोग को बता दे रही हूं, ठीक है। तमिलनाडु में 18,125, तमिलनाडु में 18,125 मेगावाट। गुजरात में 20,293, गुजरात में 20,293, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राजस्थान, 22,518, राजस्थान 22,518 मेगावाट। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि कौन सा राज्य पहले होगा। सबसे ज्यादा कहां है? राजस्थान 22,518 मेगावाट, गुजरात 20,293 मेगावाट, फिर तमिलनाडु 18,125 मेगावाट, कर्नाटक 16,969 मतलब 959 या 69 कर्नाटक का है मेगावाट, फिर है महाराष्ट्र 12,773 मेगावाट, ठीक है। देखिए बढ़ते हुए क्रम में लगाना था, तो मुझे जहां तक लग रहा है कोई भी क्रम सही नहीं है, तो हम यहां पे आपको अलग से लिख दे रहे हैं, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र,
ठीक है, इसलिए मैंने आपको पूरी डिटेल लिख दी है, तो आप इनको चेक कर लीजिएगा। ये प्रश्न गलत है। निम्नलिखित में कौन सी योजनाओं का संबंध सीधे महिलाओं से है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हमने करंट की क्लास में बात की थी, इसके पहले भी इस योजना के बारे में डिस्कस किया था, तो आपको अच्छी तरह पता है एलपीजी गैस के लिए है। किसके लिए है? एलपीजी गैस के लिए। अब गैस का संबंध किससे है? हमारे यहाँ महिलाओं से है। 2016 में शुरू किया गया था। हर घर नल, जल जीवन मिशन। जब गैस महिलाओं से जुड़ी है तो भोजन पानी सबसे भले जुड़ा है, पर पानी की आवश्यकता का सब उपयोग कौन कर रही है? महिला कर रही है, खाना बना रही है। ठीक है, तो अब आपने जनरली ऐसा देखा है कि पानी का काम, ढोने का काम, हम दिल्ली में रहते हैं ना, जो ऐसे क्षेत्र हैं, जो रिमोट एरिया हैं, जहाँ पानी की उपलब्धता नहीं है, वहां महिलाएं सारे पानी ढो के ला रही हैं। ठीक है, तो महिलाओं से रिलेटेड होगी। तो इसकी शुरुआत 2019 से, पहले 2024 तक थी, 2022 थी, अब 24 तक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है वो प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए है, प्रसूति सुविधाओं के लिए है। 1 जनवरी 2017। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए है, नाम से ही क्लियर है। 22 जनवरी 2015। 22 जनवरी 2015। तो हमने आपको बताया प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एलपीजी से रिलेटेड है। महिलाओं से जल मिशन 2019 से 24 महिलाओं से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री वंदना मातृ योजना प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए है, स्तनपान करने महिलाओं को बेसिक सुविधाएं, आयरन की कमी ना होने पाए, उनको बेसिक चीजें मिले। ठीक है, 2017। सुकन्या समृद्धि योजना, ये बेटियों के लिए पैसा डिपॉजिट करने के लिए कुछ सरकार उनको छूट देती कि इतने 10 वर्ष के नीचे की बेटियों का रजिस्ट्रेशन होगा इसमें, और बाकी जो पैसे का सबमिशन, मान लीजिए पिताजी ने 20,000 कर दिए, अगर वो 5-6 साल एक ही पैसा नहीं जमा करते हैं तो भी उनका अकाउंट जिंदा रहेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो सभी दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों में से निम्नलिखित में किस कंपनी की बाजार में हिस्सेदारी वर्तमान में सर्वाधिक है? मैं अक्सर जब पूंजीवाद समझाती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि एक कंपनी आई जिसने पहले क्या किया, सारे सिम्स को फ्री में बांट दिया, है ना, सारे सिम्स को फ्री में बांट दिया, और फिर 150 रुपए, 300 रुपए, वर्तमान में शायद 600 रुपए लिया जा रहा है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कितना लिया जा रहा है। ठीक है, तो नाम समझे गए होंगे, रिलायंस जियो। दिल्ली में प्रगति मैदान में फरवरी 2030 में आयोजित विशाल कार्यक्रम अमृत पैक्स किससे संबंधित है? डाक टिकट प्रदर्शनी से संबंधित है। पीएम मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया है। ठीक है, ने इसका इनॉग्रेशन किया है। 2023 में G20 अध्यक्षता की थीम क्या है? मैंने क्लास में आप लोग को बताया था करंट अफेयर्स की, 1 अर्थ 1 फैमिली एंड 1 फ्यूचर। 1 अर्थ 1 फैमिली एंड 1 फ्यूचर। ठीक है, मैं इसको ऊपर करती हूँ, फिर आप लोग को मैं टिक लगा के समझाती हूँ। थोड़ा और नीचे कर लेती हूँ। वन अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। नेक्स्ट है कोप 28 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था 2023 में। ठीक है, और मैंने आपको कई बार बताया है कि 2022 वाला कहाँ हुआ था? इजिप्ट अल शर्म शेख मिस्र में हुआ था। ठीक है, 18वां G20 भारत 2023 सही है। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका 2023 सही है, क्योंकि आपको चुनना है, सुमेलित नहीं है। 23वां नाटो शिखर सम्मेलन, नाटो का फुल फॉर्म क्या है? मैंने आपको करंट अफेयर्स की क्लास में बताया है, जरूर से मुझे बताइएगा कितने मेंबर, ये भी बताइएगा। नीदरलैंड नहीं, नीदरलैंड ना होके लिथुआनिया। ठीक है, तो यही क्या है आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 100% पेपरलेस होने वाला पहला शहर दुबई। पूरा शहर कैसा हो गया? पेपरलेस हो गया। वाह, ऑनलाइन काम चल रहा है सारा। इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य बिहार। E20 मैंने आपको बताया था ना, जिसमें 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल का प्रयोग किया जा रहा है, ताकि जो खर्चा है डीजल पेट्रोल का कम हो जाए। ठीक है, पेट्रोल का खर्चा कम हो जाए। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र तशगंग, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, भारत में पहली बालिका पंचायत का गठन केरल में हुआ है? नहीं, गुजरात में हुआ है।
गुजरात के गांव का नाम है कुशिन गांव। क्या नाम है? ठीक है, जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे ये आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गांव का नाम है कुनरिया गांव। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 2 देशों में शतक जड़ने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन है? तो दूसरे क्रिकेटर हैं हमारे गैरी बैलेंस। कौन है? गैरी बैलेंस। ठीक है, कहां के हैं? जिम्बाब्वे के हैं। कहां के हैं? जिम्बाब्वे के हैं। पहले कौन है? कैपवेल है। पहले कौन थे? कैपवेल हैं। और दूसरे कौन है? गैरी बैलेंस हैं, जिम्बाब्वे के हैं। ठीक है, हाल ही में डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? अच्छा एक बात बताइए, जब डिजिटल पेमेंट की बात होती है तो वो किससे रिलेटेड होता है? पहले आप लोग ये बताइए। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मामला है तो क्या गलत होगा? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मामले में आपको पता है जिनके मंत्री हैं वो अश्विनी वैष्णव जी हैं। उन्होंने 9 अक्टूबर से 9 मार्च डिजिटल पेमेंट मनाने के लिए पूरा रखा हुआ है। ठीक है, डिजिटल पेमेंट मंथ की तरह इसको मनाया जा रहा है। नागालैंड विधानसभा के लिए निर्वाचित होने वाली पहली महिला विधायक कौन बनी? अगर जिन बच्चों ने करंट की क्लास ली होगी मैंने उनको बताया है। ठीक है, केकानी झाकलू। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं, नागालैंड के सीएम कौन है? नेफ्यू रियो। कौन सी पार्टी है? 2 पार्टियों का गठबंधन है, NDPP प्लस बीजेपी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हाल ही में पीएम मोदी एशिया शो के सबसे बड़े एरोसो स्पेस इंडिया 2023 का उद्घाटन की थीम क्या थी? तो इसकी थीम बहुत अच्छी थी, अ रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज। क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि अ रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज? भाई मैं अक्सर बोलती हूँ कि यातायात के संचार सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं कर रहे हैं, आपके व्यापार तंत्र को बढ़ावा दे रहे हैं। व्यापार चाहे टूरिज्म के रूप में हो, चाहे सामान को ढोने के रूप में हो। ठीक है, तो आपका हुआ द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट, भारत के किस हवाई अड्डे को दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बोला गया? तो देखिए, जब भी ऐसी बात आए ना, बहुत अच्छा व्यस्त, आंख बंद करके इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगाइए। मैंने आपको बताया है कि 94% सोलर एनर्जी एंड 6% हाइड्रो पावर एनर्जी। एक क्वेश्चन ये उठ सकता है कि पहला कौन सा है? ठीक है, जैक्सन अटलांटा अमेरिका। जैक्सन एयरपोर्ट अटलांटा यूएसए या अमेरिका। ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच। ठीक है, महिला एकल विजेता आर्यन संबालेका। ठीक है, पुरुष युगल विजेता रिंकी टिकिजाता एंड जैसन कबूलर। ठीक है, महिला युगल विजेता सानिया मिर्जा एवं लुइसिया स्टेफनी। तो आपको याद होगा कि सानिया मिर्जा बहुत दिनों से नहीं खेलती है, सानिया मिर्जा मार्टिना हिंगिस के साथ खेलती थी। मैं एक दिन आप लोग को और इस चीज के विषय में चर्चा कर रही थी। तो कौन है यहाँ पे? बार्बाडोस एंड कैटरीना। क्या नाम है इनका? एंड कैटरीना। तो ये आपका गलत है। ठीक है, पहला विमेंस प्रीमियर लीग 2023 के संदर्भ में कौन सा असत्य है? विजेता है मुंबई इंडियंस। ठीक है, आपका उप विजेता है गुजरात जायंट्स। नहीं, दिल्ली कैपिटल। कौन है? दिल्ली कैपिटल। तो यही आपका गलत है। इसमें आगे बढ़ते हैं ताकि आपको दिखाई पड़े। ये प्रश्न 4 प्रश्न है इसमें। ऑरेंज कैप मैगलैनिंग। ठीक है, पर्पल गैप हेयर मैथ्यूज। ठीक है, तो यहां पर क्या गलत है आपका?
उपविजेता गुजरात जॉइंट्स, यहाँ पे दिल्ली कैपिटल हो जाएगा। और हाँ, मुंबई में ही ऑर्गेनाइज हो रहे थे ये। लोकसभा सांसद रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित में कौन सम्मानित नहीं हुआ है? सुधीर गुप्ता, डॉक्टर मनोज कुमार झा, सुकांत मजुमदार या कुलदीप राय शर्मा? डॉक्टर मनोज कुमार झा राज्यसभा से हैं, यहां पूछा है लोकसभा, ठीक है। और किससे हैं? आरजेडी से। अब ये प्रश्न आपके लिए है कि कहां से सांसद हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के पास राज्य के किस पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? आया हुआ प्रश्न है, आपको याद होगा तो। डोनी पोलो, सामान्य भाषा में इसका मतलब होता है सूरज और चंद्रमा। तीसरा दृष्टिबाधित T20 विश्व कप 17 दिसंबर 2022 को बंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में किसने जीता? देखिए, ये दुर्भाग्य है कि आप ब्लाइंड हैं, पर कितना सोचिए, कितना अच्छा है कि आपने अपनी कमियों को अपनी शक्ति बना ली ना। तो यहाँ पर भारत जीता है। इससे पहला भी जो मैच हुआ था वो भी भारत ने जीता था। और फर्स्ट रनर अप टीम कौन थी? बांग्लादेश। रनर अप टीम कौन थी? बांग्लादेश। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेशों में 21 द्वीपों का नाम वीर जवानों के नाम पे रखा है। इसके पहले भी आपको पता है, अंडमान निकोबार का नाम स्वराज द्वीप और सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे रखा जा रहा है। तो अंडमान निकोबार में द्वीपों का नाम हमारे जितने भी शहीद हुए हैं उनके नामों पर रखा जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज, शहीद हो या फिर जो भी लोग लड़ रहे हैं वीर जवान, उनके नामों पर रखा जा रहा है। श्रद्धांजलि है एक तरीके की। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 3 to 7 जनवरी 2023 में कहा गया। ये करंट अफेयर्स में मैंने आपको पढ़ाया है कि संत तुकडोजी महाराज, नागपुर विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी सतत विकास के लिए महिला सशक्तिकरण, सतत विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। मैंने आपको लिखाया है करंट अफेयर्स की क्लास में, तो आप लोग इसको एक बार रिचेक कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म के रूप में प्लेटफॉर्म का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड किया गया है। पहले ये नाम गोरखपुर के नाम था, ठीक है। वर्तमान में मैंने इस पहले बार में डिस्कशन कराया था कि सिद्धरुद्धा स्वामी रेलवे स्टेशन कहाँ का है? ये आपको प्लेस बताई थी मैंने, कर्नाटका, और कितने मीटर लंबा है? 1507, ठीक है। ये पहला है। दूसरा गोरखपुर है, आप लोग को दिख रहा होगा ना, गोरखपुर है। तीसरा कोल्लम, केरल। तीसरा कोल्लम, केरल। मैंने आपको एक साथ 3 लंबे बता दिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नई दिल्ली में 20 वर्षों से लंबित सीमा के विवाद के निपटारे के लिए एक ऐतिहासिक समझौता 20 अप्रैल 2023 को हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये परीक्षा के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, बिल्कुल इसको ध्यान रखिए। ये पूछा जाएगा, असम और अरुणाचल प्रदेश, क्या है इसका उत्तर? असम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट है कि पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर किस गैर जनजाति समुदाय के शामिल होने के लिए 3 मई मणिपुर हाईकोर्ट में एक आदेश से पूरे राज्य में हिंसा फैली? मैतेई के बारे में बात हो रही है। एक प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि मणिपुर हिंसा को कौन कमेटी बनाई गई है चेक करने के लिए? तो अगर आपको याद होगा तो मैंने इससे पहले भी आप लोग को अजय लांबा जी का नाम आप लोग के सामने लिया था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप लोग को ये चीजें याद है कि मिस्टर अजय लांबा का नाम लिया गया था, ठीक है। तो ये आपका असम, अरुणाचल प्रदेश और ये मैतेई। और अगर पूछा जाए मणिपुर हिंसा कमेटी, अजय लांबा,
ठीक है, नेक्स्ट। नई पीढ़ी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा 7 जून 2023 को उड़ीसा के तट पर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया? तो हम लोग लगातार करंट अफेयर्स में साइंस एंड टेक पढ़ रहे हैं, और जिन बच्चों ने करंट की क्लास ली, क्योंकि करंट के ही टॉपिक हैं, आप लोग ये मत सोचिएगा मैम बार बार बोल रही करंट की क्लास ली, एक्चुअली बताया है मैंने। अग्नि प्राइम संघाई सहयोग संगठन के अध्यक्ष के रूप में एससीओ के अगले शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? देखो, जब भी ऐसा होता है ना कि भारत की बातचीत हो रही है, तभी आपके, ऐसा नहीं है कि जब बाहर पूछा जाता है तो बाहर का नहीं होता, पूछते हैं, पर अगर भारत में हो रहा है कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का तो जरूर पूछते हैं, ठीक है। 2023 का अध्यक्षता कौन कर रहा है, मेजबानी कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। 2022 में उज्बेकिस्तान ने किया था। किसने किया था? उज्बेकिस्तान ने किया था। भारतीय मूल के कौन नेता हैं आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री दिसंबर 2022 में चुने गए? ये भी मैंने आपको लिखाया है, लियो वराडकर इनका नाम है, ठीक है। आप लोग अगर नोट्स पलट के देखेंगे तो ये प्रश्न है, उसमें कई सारे प्रश्न करंट अफेयर्स के इस नोट से हैं। और कल से फिर से आपकी सीरीज शुरू हो रही है, और हम कोशिश करेंगे कि दौड़ती हुई टेस्ट सीरीज शुरू कराएं, ताकि आपका 15 दिन में पूरा करंट अफेयर अच्छा हो जाए, ठीक है। चलिए, बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पहला बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कीजिए, इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कीजिए। क्या कह रहा है? पहला बायोडायवर्सिटी पार्क कुतियार गांव, ठीक है, नाम अजीब है बट अब जैसा भी है भाई, क्या किया जाएगा, ठीक है। दूसरा, पहला बैम्बू गार्डन महाबोधि कन्वेंशन सेंटर, सही है। पहला ईट राइट कैंपस फसाई द्वारा नवादा या नेवादा, आप जो भी प्रोनाउंसिएशन करते हो। पहला टेक्सटाइल पार्क चंपारण, कहां पे लगाया जा रहा है? चंपारण में लगाया जा रहा है। तो क्या असत्य है? पहला टेक्सटाइल पार्क आपका चंपारण में है। बिहार का वनावरण के विषय में रिपोर्ट है, कौन सा कथन असत्य है यह देखना है। वनावरण है आपका 7380.79 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, बिल्कुल सही है। वृक्षावरण है 2342 वर्ग किलोमीटर, सही है। सर्वाधिक क्षेत्रफल में वनावरण वाला जिला भाभुआ, सही है, भभुआ भी सही है। न्यूनतम क्षेत्रफल वनावरण वाला जिला रोहतास, गलत है, क्यों? शेखपुरा है, क्या है? शेखपुरा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इधर से करते हैं। आपका प्रश्न है, एक सेकेंड थोड़ा नीचे कर लेते हैं ताकि आप लोग को दिखाई पड़े। कौन से पड़ोसी राज्य हमारे बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं? तो आइए देखते हैं। झारखंड, भागलपुर, झांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर, सही है। उत्तर प्रदेश, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, सही है। पश्चिम बंगाल, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, ये तीनों एरिया है ना, ये बहुत फेमस है किसके लिए? जूट के लिए, ठीक है, किसके लिए? जूट के लिए। मैं अक्सर आपको जब पढ़ाती हूं तो बोलती हूं कि भारत का 80% जूट वेस्ट बंगाल से आता है, उसके जुड़े हुए रीजन से आता है, तो ये वही रीजन है, ठीक है। तो उपयुक्त सभी। 1857 के विद्रोह में बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया गया। विभिन्न नगरों के विद्रोह का विस्फोट का सही क्रम। इसमें पूछा गया है कि कौन कौन सा ऐसा मतलब टाइम पीरियड है जहां पर विद्रोह हुआ हो, ठीक है। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग एक बार एक सेकेंड देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं रोहिणी। तो रोहिणी का जो टाइम पीरियड है 12 जून है। रोहिणी 12 जून। हमको ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि सारी जो ये समय है ये 1857 का पीरियड है, सब जगह हो रहा है, इसीलिए हम सिर्फ डेट आपको बता रहे हैं कि सिर्फ डेट का इंपॉर्टेंट है, बाकी पीरियड सब कौन सा है? 1857 है, ठीक है।
पटना आपका 3 जुलाई, पटना 3 जुलाई। मुजफ्फरपुर है आपका 25 जुलाई। जगदीशपुर लास्ट जुलाई। तो बस रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। ठीक है, ये आपका उत्तर सही है। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का हिस्सा था। ऐसा कौन सा पीरियड था जिस समय लगभग पूरे भारत में किसी न किसी आंदोलन का प्रभाव था? तो ये समय वही था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। कौन सा पीरियड था ये? सविनय अवज्ञा आंदोलन का पीरियड था। मैं एक साथ इसको ऊपर बढ़ा देती हूँ ताकि, ठीक है। सॉरी बच्चों, थोड़ा ये बोर्ड में यही इश्यू होता है, टेक्निकल बोर्ड में। निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह अति महत्वपूर्ण पहलू है? चंपारण के लिए हमने पहली बात की नील की खेती से संबंधित था, किसानों को बहुत टॉर्चर किया जाता था। फिर राजकुमार शुक्ल जी आए, गांधी जी से मिले और उन्होंने बोला कि इस पर कुछ किया जाए, तो उन्होंने फिर अपना सत्याग्रह शुरू किया। तो राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं, विद्यार्थी, महिलाओं की सक्रिय सहभागिता। राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित आदिवासी समूह की सक्रिय भागीदारी। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसानों का असंतोष का सम्मिलित होना। किसानों के लिए ही था। ठीक है। बिहार में 1857 की क्रांति में नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? 26 अप्रैल 1858। इसके पहले 23 अप्रैल को इन्होंने ली ग्रैंड को हराया था। किसको हराया था? ली ग्रैंड को। ठीक है। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में सोशलिस्ट रिपब्लिकन बैठक में भाग ली। तो बिल्कुल आंख बंद करके फणींद्रनाथ घोष जी को आप टिक लगा दीजिए, यही इसका सही उत्तर है। अब बात करते हैं बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ। पहले देखते हैं हरिपुरा 1938, एस.सी. बोस जी। ठीक है। पटना में कोई हुआ ही नहीं था। दूसरा गया 1922, चितरंजन मंधु दास। ठीक है, या दास। रामगढ़ आपका शायद 1940 का पीरियड था और अबुल कलाम। तो इसमें आपका उत्तर क्या होगा? इसमें आपका उत्तर होगा गया। बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? बिहार विधानसभा में कुल संख्या है 243, सही है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है, सही है। राज्यसभा में 16 और लोकसभा में 40, बिल्कुल सही है। तो आपके सारे ही ऑप्शंस उपयुक्त में से सही है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका जीडीपी से सम्मिलित। जितने भी डेटा आपको दिए जा रहे हैं, मेरा सजेशन एज अ टीचर आपके लिए है कि प्लीज आप कॉपी में लिख लीजिए, कॉपी में रख लीजिए, आप एक जगह नोट कर लीजिए और दिन में 2-3 बार उनको देखिए ताकि आपकी आंखों से वो गुजरते रहें और आपको डेटा याद हो जाए। चलिए, जीएसडीपी वृद्धि दर 2021-22 10.98, ठीक है। जीएसडीपी की वृद्धि दर 2020-21 3.2%। ये डेटा मैंने इसके पहले भी आप लोग को बताया है जहां तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है। राष्ट्रीय जीडीपी वृद्धि दर 2021-22 8.68। आपसे पूछा है कि कौन सा डेटा असत्य है? उपयुक्त में से कोई नहीं, सारे डेटा सत्य हैं। निम्नलिखित नदियां एवं उनके संगम स्थल सुमेलित नहीं है। कमला बदलाघाट के पास, ठीक है। कोशी कुर्सेला के पास, ठीक है। पुनपुन फतुहा के पास, गंगा में मिलती है ना, ठीक है। कर्मनाशा चौसा के पास मिलती है। कहाँ मिलती है? चौसा के पास मिलती है, चौसा के पास मिलती है। और कहाँ से निकलती है? कैमूर पर्वत से निकलती है। तो यही आपकी गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बिहार में फसल एवं उनके प्रमुख उत्पादन क्षेत्र सुमेलित नहीं है, ठीक है।
मसूर उत्पादन पटना सही है। गेहूं उत्पादन बागमती का कछार क्षेत्र सही है। जूट उत्पादन अभी मैंने बताया कटिहार वाला क्षेत्र, ये गलत है। सर्वाधिक मक्का उत्पादन गंगा के उत्तरी भाग में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विधानसभा चुनाव 2020 के रूप में कौन सा कथन असत्य है? सबसे बड़े दल के रूप में उभरा राष्ट्रीय जनता दल, ठीक है, उभरा ही है, सही है। जीत का सबसे कम अंतर है बलरामपुर सीट के महबूब आलम का, ये भी सही है। इस चुनाव में थर्ड जेंडर का मतदान 4.74 नहीं 3.74 है। कितना है? 3.74 है, यही आपका गलत है। 3.74। कुल सदस्य महिलाएं जो हैं आपकी 10.7%, ठीक है। बिहार के किस मैदानी क्षेत्र में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन होता है? अभी मैंने आपको बताया है। अब मुझे लगता है संभवतः इस प्रश्न का उत्तर तो अब हर बच्चे को खुद ही देना चाहिए, क्योंकि मैंने कई बार आपको बता दिया है। क्या है इसका उत्तर? उत्तर पूर्वी मैदान। बिहार का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र व्यावसायिक फसलों के उत्पादन के लिए जाना जाता है? उत्तर पूर्वी का मैदान है। यहां से गन्ना, तंबाकू, जूट, इन सब चीजों, चीनी, गन्ना तो खैर चीनी का ही है, इन सब चीजों का उत्पादन है। लीची, आम, आम,